हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड हेल्दी। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल आर्यभट्ट एकेडमी वडोदरा में। प्यारे बच्चों, पिछली कक्षाओं में हमने नंबर लाइन और विभिन्न प्रकार के नंबर्स जैसे नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स और रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के बारे में सीखा है। आज हम रिकरिंग और टर्मिनेटिंग डेसिमल टाइप के रैशनल नंबर्स के बारे में सीखेंगे और अंत में नॉन रैशनल या इरैशनल नंबर्स जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3 के बारे में स्टडी करेंगे और इन इरैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के बारे में भी सीखेंगे और नंबर सिस्टम से जुड़ी विभिन्न प्रकार की प्रॉब्लम्स को हल करके अभ्यास यानी प्रैक्टिस भी करेंगे। बच्चों, हमें पूर्ण विश्वास है कि यदि आप इस वीडियो में दिए गए सभी एग्जाम्पल्स को ध्यान से समझेंगे और फिर उनमें से प्रत्येक को अपने आप से सॉल्व करके प्रैक्टिस करेंगे तो यह न केवल आपको प्रेजेंट एग्जाम्स में अच्छे नंबर लाने में सहायता करेगा अपितु नंबर सिस्टम पर आपकी अच्छी कमांड भी बन जाएगी। आप नंबर सिस्टम पर आधारित किसी भी टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने से नहीं डरेंगे और किसी भी प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। इससे आपका आत्मविश्वास या कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। यह वीडियो उन छात्रों की भी सहायता करेगा जिन्होंने 10th क्लास के बाद मैथमेटिक्स को एक सब्जेक्ट के रूप में छोड़ दिया था और वर्तमान में किसी प्रतियोगिता परीक्षाओं यानी कम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे बैंकों, इनकम टैक्स ऑफिस या कस्टम ऑफिस में भर्ती के लिए एग्जाम दे रहे हैं। बच्चों, यदि आपको इस वीडियो को एक बार देखकर संपूर्ण अवधारणाओं या कंसेप्ट्स को समझने में कठिनाई महसूस हो रही है, तो आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप किसी भी समय वीडियो को रोककर रिपीट कर सकते हैं और दिए गए स्पष्टीकरण या एक्सप्लेनेशन को फिर से देख सकते हैं। आप भाग्यशाली हैं कि आपके पास वीडियो को तब तक रोकने और फिर से देखने की सुविधा है जब तक आप बेसिक कंसेप्ट को समझ नहीं लेते। बच्चों, हमें विश्वास है कि नियमित अभ्यास से और एक रफ नोटबुक रखकर और दिए गए उदाहरणों को स्वयं से हल करके आप इस नंबर सिस्टम विषय में महारत हासिल करने में सक्षम होंगे। प्यारे बच्चों, जब हम छात्र थे तो हमारे पास ऐसी कोई सुविधा नहीं थी कि जितनी बार संभव हो सके शिक्षक को रोकें और दोबारा दोहराने के लिए अनुरोध करें। हम केवल एक ही बार अनुरोध कर सकते थे, वह भी तब जब शिक्षक शांत स्वभाव का हो, क्योंकि स्ट्रिक्ट और गुस्सैल स्वभाव वाले शिक्षक से तो दोबारा दोहराने के लिए अनुरोध करने की किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी। आज भी आप ऑफलाइन मोड में कितनी बार अपने शिक्षक से अपने संदेह या डाउट पूछ सकते हैं। इसलिए इस वीडियो का आनंद लें और तब तक दोहराएं जब तक आपको इस नंबर सिस्टम विषय का कंसेप्ट समझ न आ जाए, और वह भी बिना किसी परेशानी या झिझक के कि आपके साथी छात्र या शिक्षक आपके बारे में क्या सोचेंगे। तो चलिए एक रफ नोटबुक और पेन ले लीजिए और शुरू करते हैं। बच्चों, शुरू करने से पहले आइए हम पिछली कक्षाओं में नंबर सिस्टम के बारे में हमने जो कुछ भी सीखा है उसे संक्षेप में दोहरा लें। पिछली कक्षाओं में हमने सीखा है कि 1, 2, 3, 4, 5 और इसी तरह 101, 1001 और इसी तरह इन्फिनिटी तक नेचुरल नंबर्स होते हैं, जिसमें 1 पहला नेचुरल नंबर्स है, लेकिन कोई अंतिम नेचुरल नंबर नहीं होता है। सभी नेचुरल नंबर्स के संग्रह यानी कलेक्शन को सिंबल n के द्वारा दर्शाया जाता है और इसे n बराबर 1, 2, 3, 4, 5 और इसी तरह 101, 1001 और इसी तरह इन्फिनिटी तक के रूप में लिखा जाता है। हम इन नेचुरल नंबर्स को नंबर लाइन पर डायग्राम में दिखाए अनुसार दर्शा सकते हैं। यदि हम 0 को सभी नेचुरल नंबर्स के कलेक्शन में शामिल करते हैं तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 और इसी तरह 101, 1001 और इसी तरह इन्फिनिटी तक के इन नंबर्स के कलेक्शन को होल नंबर्स कहा जाता है। होल नंबर्स के इस नए संग्रह को सिंबल W से दर्शाया जाता है और इसे W बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5 और इसी तरह 101, 1001 और इसी तरह इन्फिनिटी तक के रूप में लिखा जाता है। हम इन होल नंबर्स को नंबर लाइन पर डायग्राम में दिखाए अनुसार दर्शा सकते हैं। डायग्राम में दिखाए अनुसार हम इमेजिन कर सकते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5 और इसी तरह इन्फिनिटी तक के सभी नेचुरल नंबर्स एक रेड बैग में पैक्ड हैं। अब इस रेड बैग को हम एक ऑरेंज बैग में डाल देते हैं जिसमें नंबर 0 ऑलरेडी पहले से ही अवेलेबल है, तो यह ऑरेंज बैग होगा सभी होल नंबर्स का नेचुरल नंबर से बड़ा एक सेट W, जिसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5 और इसी तरह इन्फिनिटी तक के सभी नंबर्स होंगे, इंक्लूडिंग सभी नेचुरल नंबर्स। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सभी नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स का सबसेट होते हैं, क्योंकि सभी नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स में शामिल होते हैं, जबकि सभी होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स का सबसेट नहीं होते हैं, क्योंकि सभी होल नंबर्स जैसे 0,
नेचुरल नंबर्स में शामिल नहीं होते हैं। अब यदि हम एक मिरर को 0 की पोजीशन पर रखकर सभी नेचुरल नंबर्स की इमेज देखें तो हमें 0 से लेफ्ट साइड के सभी नेगेटिव नंबर्स जैसे -1, -2, -3, -4, -5 और इसी तरह -101, -1001 और इसी तरह -इंफिनिटी तक के नंबर्स का कलेक्शन प्राप्त होता है। इन्हें नेगेटिव इंटीजर्स कहते हैं। अब यदि इन नेगेटिव इंटीजर्स को होल नंबर्स में जोड़ दें तो हमें नए नंबर्स का कलेक्शन प्राप्त होता है जिसे इंटीजर्स कहते हैं। इसे सिंबल z से दर्शाया जाता है और इसे z बराबर -इंफिनिटी, -1001 और इसी तरह -101, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और इसी तरह 101, 1001 और इसी तरह प्लस इंफिनिटी तक के रूप में लिखा जाता है। हम इन इंटीजर्स को नंबर लाइन पर डायग्राम में दिखाए अनुसार दर्शा सकते हैं। अब डायग्राम में दिखाए अनुसार हम इमेजिन कर सकते हैं कि इस ऑरेंज बैग जिसमें सभी होल नंबर्स हैं को एक ग्रीन बैग में डाल देते हैं जिसमें नेगेटिव इंटीजर्स ऑलरेडी पहले से ही अवेलेबल है। तो यह ग्रीन बैग होगा सभी इंटीजर्स का एक सेट z जो नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स से बड़ा सेट होगा जिसमें -इंफिनिटी, -1001 और इसी तरह -101, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और इसी तरह 101, 1001 और इसी तरह इंफिनिटी तक के सभी नंबर्स होंगे, इंक्लूडिंग सभी नेचुरल नंबर्स और सभी होल नंबर्स। इस प्रकार अब हम कह सकते हैं कि सभी नेचुरल नंबर्स और सभी होल नंबर्स एक बड़े सेट इंटीजर्स के सबसेट हैं, क्योंकि सभी नेचुरल नंबर्स और सभी होल नंबर्स इंटीजर्स का पार्ट हैं। बच्चों, जब p अपॉन q के रूप वाले फ्रैक्शनल नंबर्स जहां p और q इंटीजर्स हैं और q 0 के बराबर नहीं है, जैसे 1/2, 2/5, 3/7, -100, 1/207 आदि नंबर्स को इंटीजर्स में जोड़ा जाता है तब हमें रैशनल नंबर्स प्राप्त होते हैं जिन्हें सिंबल q द्वारा दर्शाया जाता है। हम इन रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर डायग्राम में दिखाए अनुसार दर्शा सकते हैं। इस प्रकार अब हम कह सकते हैं कि सभी नेचुरल नंबर्स, सभी होल नंबर्स और सभी इंटीजर्स एक बड़े सेट रैशनल नंबर्स के सबसेट हैं, क्योंकि सभी नेचुरल नंबर्स, सभी होल नंबर्स और सभी इंटीजर्स रैशनल नंबर्स का पार्ट हैं। जिन बच्चों को सेट और सबसेट के बारे में थोड़ा सा भी डाउट है तो वह एक उदाहरण से समझ सकते हैं। बच्चों, उदाहरण के लिए जिस घर में आप रह रहे हैं वह किसी सोसाइटी का हिस्सा होगा जिसमें कई घर होंगे, इसलिए वह सोसाइटी कंपैरेटिवली यहाँ एक बड़ा सेट है और आपका घर उस सोसाइटी का सबसेट होगा। वह सोसाइटी किसी गांव या शहर का हिस्सा होगी, इसलिए वह सोसाइटी उस गांव या शहर का सबसेट है जो कि उस सोसाइटी से बड़ा एक सेट है। अब वह गांव या शहर किसी बड़े जिले या डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा होगा, इसलिए वह गांव या शहर उस जिले का सबसेट होगा। अब वह जिला किसी राज्य या स्टेट का हिस्सा होगा तो हम कह सकते हैं कि वह जिला उस राज्य का सबसेट है। इसी तरह वह राज्य हमारे देश भारत का सबसेट है और भारत एशिया महाद्वीप या एशिया कॉन्टिनेंट का सबसेट है और एशिया विश्व या वर्ल्ड का सबसेट है और वर्ल्ड पृथ्वी या अर्थ का सबसेट है और इसी तरह पृथ्वी हमारे सौरमंडल या सोलर सिस्टम का सबसेट है। तो इस तरह सोलर सिस्टम अर्थ से बड़ा एक सेट है। और बच्चों, आप जिस घर में रह रहे हैं वह हमारे सौरमंडल का एक सबसे छोटा सबसेट है। बच्चों, हमें आशा है कि इस उदाहरण के द्वारा आपकी सेट और सबसेट के बारे में सभी शंकाएं दूर हो गई होंगी। बच्चों, अब डायग्राम में दिखाए अनुसार हम इमेजिन कर सकते हैं कि इस ग्रीन बैग जिसमें सभी इंटीजर्स हैं को एक ब्लू बैग में डाल देते हैं जिसमें फ्रैक्शनल नंबर्स पहले से ही अवेलेबल है। तो यह ब्लू बैग होगा सभी रैशनल नंबर्स का एक सेट q जो नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स से बड़ा सेट होगा जिसमें -इंफिनिटी, -1001 और इसी तरह -101, -99/4, -5, -4, -7/2, -3, -5/2, -2, -3/2, -1, -1/2, 0, +1/2, +1, +3/2, +2, +5/2, +3, +7/2, +4, +5 और इसी तरह +95/4, +101, +1001 और इसी तरह +इंफिनिटी तक के सभी नंबर्स होंगे, इंक्लूडिंग सभी नेचुरल नंबर्स, सभी होल नंबर्स और सभी इंटीजर्स। इस प्रकार अब हम कह सकते हैं कि सभी नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स एक बड़े सेट रैशनल नंबर्स के सबसेट हैं।
क्योंकि सभी नेचुरल नंबर्स, सभी होल नंबर्स और सभी इंटीजर्स रैशनल नंबर्स का पार्ट हैं। रैशनल नंबर्स का डेसिमल के रूप में रिप्रेजेंटेशन। बच्चों, हमने अभी तक सीखा है कि रैशनल नंबर एक ऐसा नंबर है जिसे p अपॉन q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां p और q इंटीजर्स हैं और q 0 के बराबर नहीं है। एक रैशनल नंबर p अपॉन q को उसके लोएस्ट फॉर्म में कहा जाता है यदि q नेचुरल नंबर n का सबसेट है और p और q में 1 के अलावा कोई दूसरा नंबर कॉमन फैक्टर नहीं है। उदाहरण के लिए 2/5, 4/7, 5/7 अपने लोएस्ट फॉर्म्स में रैशनल नंबर्स हैं, जबकि 4/10 या 20/35 अपने लोएस्ट फॉर्म्स में नहीं हैं। यदि p और q एक ही साइन के हैं, तो p/q एक पॉजिटिव रैशनल नंबर होता है, लेकिन यदि उनमें से एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव है तो p/q एक नेगेटिव रैशनल नंबर होगा। प्रत्येक इंटीजर p भी एक रैशनल नंबर है क्योंकि इसे p/1 के रूप में लिखा जा सकता है। बच्चों, जैसा कि पिछली कक्षाओं में हमने फ्रैक्शंस को डेसिमल नंबर्स में और डेसिमल नंबर्स को फ्रैक्शंस में बदलने के बारे में सीखा है, तो एक रैशनल नंबर को भी डेसिमल संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। एग्जाम्पल नंबर 1 में हमें रैशनल नंबर 327/500 को डेसिमल नंबर के रूप में व्यक्त करना है। बच्चों, 327 को 500 के द्वारा लॉन्ग डिवीजन से हमें प्राप्त होता है। क्वोशंट बराबर 0.654 और जिसमें रिमाइंडर बराबर है 0 यानी 0। इस तरह हम एक रैशनल नंबर को डेसिमल नंबर के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 1 में हमने देखा कि अंत में जब कोई रिमाइंडर नहीं बचता है तो डिवीजन की प्रक्रिया लिमिटेड स्टेप्स के बाद समाप्त हो जाती है। ऐसे डेसिमल नंबर्स को फाइनाइट या टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के रूप में जाना जाता है। कुछ रैशनल नंबर्स ऐसे भी होते हैं जिन्हें डेसिमल रूप में व्यक्त करने के लिए विभाजित करने पर, चाहे हम कितने भी लंबे समय तक विभाजित करते रहें, हर बार कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचता है। दूसरे शब्दों में यह विभाजन प्रक्रिया कभी समाप्त नहीं होती। विभाजन प्रक्रिया के दौरान रिमाइंडर एक निश्चित नंबर के स्टेप्स के बाद दोहराना शुरू कर देता है और क्वोशंट में एक नंबर या कुछ नंबर्स का एक ब्लॉक दोहराता है। उदाहरण के लिए हम 0.5 टाइम्स 6 या 0.16 टाइम्स 6 या 0.3 टाइम्स 3 या 0.123 या 1.142857 1425857 आदि क्वोशंट के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे डेसिमल्स को नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स के रूप में जाना जाता है। इन डेसिमल नंबर्स के रिपीट होने वाले भाग के पहले डिजिट या डिजिट्स के ब्लॉक पर एक बार लगा दिया जाता है और शेष दोहराए जाने वाले ब्लॉक्स को हटा दिया जाता है। इस प्रकार हम 0.5 टाइम्स 6 को 0 और 6 के ऊपर बार लगाकर, 0.16 टाइम्स 6 को 0.1 और 6 के ऊपर बार लगाकर, 0.3 टाइम्स 3 को 0 और 3 के ऊपर बार लगाकर, 0.123 को 0 और 123 के ऊपर बार लगाकर और 1.142857 1425857 को 1 और 1425857 के ऊपर एक बार लगाकर दर्शाते हैं। आइए बच्चों, अब नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल्स टाइप के रैशनल नंबर्स को दर्शाने वाले कुछ एग्जाम्पल्स को सॉल्व करें। प्यारे बच्चों, कुछ छात्र ऐसे भी हैं जो वर्तमान में कक्षा 11th में स्टडी कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि वे 9th और 10th कक्षा में पढ़ाए गए कुछ टॉपिक्स में कमजोर हैं, इसलिए वे स्पेशल बैच में स्टडी कर रहे हैं। पिछले साल भी कक्षा 10th के कुछ छात्र ऐसे थे जिनका फाउंडेशन 8th और 9th कक्षा में पढ़ाए गए कुछ टॉपिक्स में कमजोर था। इसलिए आपको मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए अपनी प्रेजेंट क्लासेस में पूरा ध्यान लगाकर अभ्यास या प्रैक्टिस करनी चाहिए, जिससे आपको भी बाद में अपने कमजोर टॉपिक्स को कवर करने के लिए इन विशेष बैचेस में भाग लेने की आवश्यकता न पड़े। बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 2 में हमें रैशनल नंबर 437/999 को डेसिमल नंबर के रूप में व्यक्त करना है। एग्जाम्पल नंबर 2 का सोल्यूशन। बच्चों, रैशनल नंबर 437 को 999 के द्वारा लॉन्ग डिवीजन से हमें प्राप्त होता है। क्वोशंट बराबर 0.437 और जिसमें रिमाइंडर बराबर है 437, यानी यहाँ रिमाइंडर 0 नहीं होता है। हम यहाँ देखते हैं कि 3 विभाजनों के बाद रिमाइंडर अपने आप को दोहराना शुरू कर देता है और क्वोशंट भी 3 डिजिट्स के बाद अपने आप को दोहराता है, यानी क्वोशंट में 3 डिजिट्स का एक ब्लॉक अपने आप को दोहराता रहता है। इस तरह हम यहाँ क्वोशंट 0.437 को 0 और 437 के ऊपर एक बार लगाकर दर्शा सकते हैं। बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 3 में हमें रैशनल नंबर 23/37 को डेसिमल नंबर के रूप में व्यक्त करना है। एग्जाम्पल नंबर 3 का सोल्यूशन। बच्चों, रैशनल नंबर 23 को 37 के द्वारा लॉन्ग डिवीजन से हमें प्राप्त होता है। क्वोशंट बराबर 0.621 और जिसमें रिमाइंडर बराबर है 23, यानी यहाँ रिमाइंडर
0 नहीं होता है। बच्चों, यहाँ हम देखते हैं कि 3 विभाजनों के बाद रिमाइंडर अपने आप को दोहराना शुरू कर देता है और क्वोशंट भी 3 डिजिट्स के बाद अपने आप को दोहराता है, यानी क्वोशंट में 3 डिजिट्स का एक ब्लॉक अपने आप को दोहराता रहता है। इस तरह हम यहाँ क्वोशंट 0.621, 6 to 1 को 0 और 6 to 1 के ऊपर बार लगाकर दर्शा सकते हैं। टाइप ए टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स का p/q रूप में रूपांतरण। बच्चों, अभी तक हमने देखा है कि एक रैशनल नंबर को एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर या एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर के रूप में कैसे दर्शाया जा सकता है। अब इस सेक्शन में हम सीखेंगे कि किसी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर को p/q के रूप में एक इक्विवेलेंट रैशनल नंबर में कैसे बदला जाए। डेसिमल पॉइंट के बाद लिमिटेड नंबर्स वाले रैशनल नंबर्स को बदलने के लिए निम्नलिखित स्टेप्स अपनाने की आवश्यकता है। स्टेप नंबर 1 में इस टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर के डेसिमल पार्ट में डिजिट्स के टोटल नंबर को काउंट करें। स्टेप नंबर 2 में अब न्यूमरेटर में से डेसिमल पॉइंट हटाएं और डिनोमिनेटर में 1 लिखें और 1 के राइट साइड में उतने ही शून्य ऐड करें जितने दिए गए रैशनल नंबर के डेसिमल पार्ट में टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स हैं जो स्टेप 1 में काउंट किए थे। स्टेप नंबर 3 में अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कॉमन डिवाइजर ज्ञात करके इस कॉमन डिवाइजर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करें और सबसे छोटे फॉर्म में व्यक्त करें। तो चलिए एक एग्जाम्पल के द्वारा इस प्रोसीजर को समझें। एग्जाम्पल नंबर 4 में हमें 7.010 को p/q के रूप में व्यक्त करना है। बच्चों, क्योंकि इस नंबर के डेसिमल के राइट साइड में 3 डिजिट्स हैं, इसलिए हम 7.010 को डेसिमल पॉइंट हटाकर डिनोमिनेटर में 1000 ऐड करके 7010/1000 के बराबर लिख सकते हैं। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इनके कॉमन डिवाइजर 10 से भाग देने पर हमें प्राप्त होता है 7.010 बराबर होगा 701/100। बच्चों, इस तरह हम टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स को p/q रूप में रूपांतरण कर सकते हैं। टाइप बी शुद्ध रिकरिंग डेसिमल संख्या का p/q रूप में रूपांतरण। बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग वाले डेसिमल नंबर्स जिसमें डेसिमल पॉइंट के बाद के सभी डिजिट्स दोहराए जाते हैं उन्हें प्योर रिकरिंग डेसिमल नंबर्स कहते हैं, जिन्हें निम्नलिखित स्टेप्स द्वारा p/q फॉर्म में परिवर्तित किया जा सकता है। स्टेप 1 में दोहराए जाने वाले डेसिमल नंबर को x के बराबर लिखें। स्टेप 2 में उन डिजिट्स की संख्या काउंट करें जिनके शीर्ष पर बार है। स्टेप 3 अब दोहराए जाने वाले डिजिट्स के शीर्ष से बार को हटाकर दोहराए जाने वाले डिजिट्स को कम से कम 2 बार रिपीट करें। स्टेप 4 यदि दोहराए जाने वाले डेसिमल में बार वाला केवल एक ही डिजिट है तो दोनों साइड्स को 10 से मल्टीप्लाई करें। यदि 2 डिजिट्स दोहराए जाते हैं तो दोनों साइड्स को 100 से गुणा करें। यदि 3 डिजिट्स दोहराए जाते हैं तो दोनों साइड्स को 1000 से गुणा करें और इसी तरह आगे बढ़े। स्टेप 5 अब स्टेप 2 में प्राप्त संख्या को स्टेप 4 में प्राप्त संख्या से सब्ट्रैक्ट करें। स्टेप 6 अब इक्वेशन के दोनों साइड्स को x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करें। स्टेप 7 अब प्राप्त इस रैशनल नंबर को उसके सिंपलेस्ट रूप में लिखें। तो चलिए एक एग्जाम्पल द्वारा प्रोसीजर को समझें। एग्जाम्पल 5 में हमें डेसिमल नंबर 0 और 6 to 1 के ऊपर बार को p/q रूप में व्यक्त करना है। बच्चों, मान लीजिए x बराबर है 0.6 to 1, 6 to 1, 6 to 1। इसे इक्वेशन 1 लिखें। क्योंकि यहाँ 3 डिजिट्स के शीर्ष पर बार है इसलिए हम इक्वेशन नंबर 1 को 1000 से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। 1000x बराबर 6 to 1.6 to 1, 6 to 1, 6 to 1। इसे इक्वेशन 2 लिखें। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से घटाने पर लिख सकते हैं 999x बराबर 621। इसलिए हम लिख सकते हैं x बराबर 621 डिवाइडेड बाय 999। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इनके कॉमन डिवाइजर 27 से भाग देने पर लिख सकते हैं x बराबर 23/37। बच्चों, इस तरह हम शुद्ध रिकरिंग डेसिमल नंबर्स को p/q रूप में रूपांतरण कर सकते हैं। टाइप सी मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल नंबर का p/q रूप में रूपांतरण। बच्चों, यहाँ पहले दोहराए जाने वाले डिजिट्स को अलग करेंगे, इसलिए मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल नंबर को p/q रूप में परिवर्तित करने के लिए निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करेंगे। फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले दिए गए डेसिमल नंबर को x के बराबर लिखें। सेकंड स्टेप, डेसिमल पॉइंट के बाद उन डिजिट्स को काउंट करें जिनके शीर्ष पर बार नहीं है। थर्ड स्टेप, मान लीजिए यदि डेसिमल पॉइंट के ठीक बाद बिना बार वाले n डिजिट्स हैं तो फिर दोनों साइड्स को 10⁻n से गुणा करें जिससे डेसिमल नंबर का केवल दोहराए जाने वाला भाग ही डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में हो। फोर्थ स्टेप, अब x की वैल्यू प्राप्त करने के लिए टाइप बी में दिए गए शुद्ध रिकरिंग डेसिमल संख्या का p/q
रूप में रूपांतरण करने की विधि का उपयोग कर सकते हैं। चलिए अब एक एग्जाम्पल द्वारा प्रोसीजर को समझें। एग्जाम्पल नंबर 6 में हमें डेसिमल नंबर 0.4 और 7 के ऊपर बार को p/q रूप में व्यक्त करना है। बच्चों, सबसे पहले मान लीजिए कि x बराबर है 0.4 और 7 के ऊपर बार। अब क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद केवल एक नॉन रिपीटिंग डिजिट है, इसलिए हम दोनों साइड्स को 10⁻1 बराबर 10 से गुणा करके लिख सकते हैं। 10x बराबर 4 पॉइंट और 7 के ऊपर बार। अब दोहराए जाने वाले डिजिट 7 के शीर्ष से बार को हटाकर लिख सकते हैं 10x बराबर 4.7 7। इसे इक्वेशन नंबर 1 के रूप में लिखें। क्योंकि दोहराए जाने वाले डेसिमल नंबर में बार वाला केवल एक ही डिजिट है, इसलिए हम दोनों साइड्स को 10 से गुणा करके प्राप्त कर सकते हैं। 100x बराबर है 47.7 7। इसे इक्वेशन नंबर 2 के रूप में लिखें। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से घटाने पर हमें प्राप्त होता है 90x बराबर है 43। इस तरह x बराबर है 43/90। बच्चों, इस तरह हम मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स को p/q रूप में रूपांतरण कर सकते हैं। इरैशनल नंबर्स। बच्चों, हमने देखा कि प्रत्येक रैशनल नंबर को टर्मिनेटिंग डेसिमल रूप में या नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग वाले डेसिमल रूप में व्यक्त किया जा सकता है, और इन डेसिमल एक्सप्रेशंस को p/q रूप में भी परिवर्तित किया जा सकता है, जहां p और q इंटीजर हैं और q 0 के बराबर नहीं है। बच्चों, आइए अब एक डेसिमल नंबर x कंसिडर करें जो कि बराबर है 0.121 12 3 टाइम्स 1 2 4 टाइम्स 1 2 जो नॉन टर्मिनेटिंग है। यहाँ हम देखते हैं कि इस डेसिमल नंबर में या तो 1 है या 2 है, और दो 2s को पहले 2 1s द्वारा, फिर 3 1s द्वारा और फिर 4 1s द्वारा अलग किया जा रहा है। इस तरह हम इस डेसिमल नंबर को अंतहीन या एंडलेस रूप से लिख सकते हैं। इस तरह हम यहाँ देखते हैं कि x का डेसिमल एक्सप्रेशन नॉन टर्मिनेटिंग होने के साथ साथ नॉन रिपीटिंग भी है, क्योंकि कोई भी डिजिट्स का ग्रुप दोहराया नहीं जा रहा है। हम ऐसे डेसिमल एक्सप्रेशन वाले नंबर्स लिख सकते हैं जो न तो टर्मिनेटिंग टाइप हैं और न ही रिकरिंग टाइप वाले डेसिमल्स नंबर्स हैं, जैसे 0.101 2 टाइम्स 01 3 टाइम्स 01 4 टाइम्स 01 और 0.202 2 टाइम्स 02 3 टाइम्स 02 4 टाइम्स 02 और 0.303 2 टाइम्स 03 3 टाइम्स 03 4 टाइम्स 03 इत्यादि। बच्चों, इस तरह हमारे पास 3 टाइप्स के डेसिमल एक्सप्रेशन हो सकते हैं। पहला, टर्मिनेटिंग टाइप के डेसिमल नंबर्स जिन्हें रैशनल नंबर्स कहते हैं। दूसरा, नॉन टर्मिनेटिंग किंतु रिकरिंग टाइप के डेसिमल नंबर्स जिन्हें रैशनल नंबर्स कहते हैं। और तीसरा, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग टाइप के डेसिमल नंबर्स जिन्हें इरैशनल नंबर्स कहते हैं। बच्चों, यदि किसी नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है, तो वह नंबर इरैशनल नंबर कहलाता है। इरैशनल नंबर्स को p/q के रूप में भी नहीं लिखा जा सकता है। इरैशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सप्रेशन न तो टर्मिनेट होता है और न ही रिकरिंग सीक्वेंस के साथ समाप्त होता है। परफेक्ट स्क्वायर्स को छोड़कर नेचुरल नंबर्स के सभी स्क्वायर रूट्स इरैशनल होते हैं। उदाहरण के लिए 2 का स्क्वायर रूट, 3 का स्क्वायर रूट, 5 का स्क्वायर रूट, 6 का स्क्वायर रूट, 7 का स्क्वायर रूट, 10 का स्क्वायर रूट, 11 का स्क्वायर रूट और पाई की वैल्यू, यह सभी इरैशनल नंबर्स हैं। जब इन सभी इरैशनल नंबर्स के सेट को रैशनल नंबर्स के सेट में जोड़ा जाता है तो इस टोटल बिगेस्ट सेट को रियल नंबर्स कहते हैं और इसे सिंबल आ से दर्शाया जाता है। बच्चों, इस प्रकार रैशनल और इरैशनल नंबर्स के कलेक्शन को रियल नंबर्स कहते हैं। प्रत्येक रियल नंबर को नंबर लाइन पर एक यूनिक पॉइंट द्वारा दर्शाया जा सकता है और नंबर लाइन पर प्रत्येक पॉइंट एक यूनिक रियल नंबर को दर्शाता है। इसलिए नंबर लाइन को रियल नंबर लाइन के रूप में भी जाना जाता है। बच्चों, अगले भाग में हम नंबर लाइन पर कुछ इरैशनल नंबर्स को दर्शाएंगे। नंबर लाइन पर इरैशनल नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन। आइए बच्चों, सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ करें और ओरिजिन O से एक रेखा OA बराबर 1 यूनिट ड्रॉ करें। इसके बाद पॉइंट A से एक परपेंडिकुलर लाइन AB बराबर 1 यूनिट ड्रॉ करें और पॉइंट्स O और B को ज्वाइन करें। अब क्योंकि एंगल OAB 90 डिग्रीज है, इसलिए हम ट्रायंगल BOA पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके लिख सकते हैं OB स्क्वायर बराबर OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। अब OA बराबर 1 यूनिट और AB बराबर 1 यूनिट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके लिख सकते हैं OB स्क्वायर बराबर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर जो कि बराबर है 2। इस तरह हम लिख सकते हैं OB बराबर होगा 2 का स्क्वायर रूट। अब पॉइंट O को केंद्र मानकर OB बराबर स्क्वायर रूट 2 साइज के रेडियस का एक आर्क ड्रॉ करें जो नंबर लाइन को पॉइंट A1 पर काटता है। अब
क्योंकि लाइन सेगमेंट OA1 बराबर स्क्वायर रूट 2। इस तरह हम इरेशनल नंबर स्क्वायर रूट 2 को नंबर लाइन पर पॉइंट A1 द्वारा दर्शा सकते हैं। अब पॉइंट B से एक परपेंडिकुलर लाइन BC बराबर 1 यूनिट ड्रॉ करें और पॉइंट्स O और C को ज्वाइन करें। अब क्योंकि एंगल OBC 90 डिग्रीज है, इसलिए हम ट्रायंगल COB पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके लिख सकते हैं OC स्क्वायर बराबर OB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब OB बराबर स्क्वायर रूट 2 और BC बराबर 1 यूनिट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके लिख सकते हैं OC स्क्वायर बराबर 2 प्लस 1 स्क्वायर जो कि बराबर है 3। इस तरह हम लिख सकते हैं OC बराबर होगा 3 का स्क्वायर रूट। अब पॉइंट O को केंद्र मानकर OC बराबर स्क्वायर रूट 3 साइज के रेडियस का एक आर्क ड्रॉ करें जो नंबर लाइन को पॉइंट A2 बराबर स्क्वायर रूट 3 पर काटता है। अब क्योंकि लाइन सेगमेंट OA2 बराबर स्क्वायर रूट 3 है, इस तरह हम इरेशनल नंबर स्क्वायर रूट 3 को नंबर लाइन पर पॉइंट A2 द्वारा दर्शा सकते हैं। बच्चों, इसी तरह हम सभी इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर दर्शा सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7। बच्चों, यहाँ हमें यह सिद्ध करना है कि 2 का स्क्वायर रूट एक रैशनल नंबर नहीं है। आइए बच्चों, हम सबसे पहले लॉन्ग डिवीजन द्वारा नंबर 2 का स्क्वायर रूट ज्ञात करें। लॉन्ग डिवीजन से हमें क्वोशंट बराबर 1.414235 प्राप्त होता है, जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है और 8 टाइम्स डिवाइड करने के बाद भी रिमाइंडर 0 नहीं होता है। इस तरह हम ऑब्जर्व करते हैं कि स्क्वायर रूट 2 का यह डेसिमल एक्सप्रेशन न तो टर्मिनेटिंग है और न ही रिपीटिंग टाइप का है। इसलिए बच्चों, 2 का स्क्वायर रूट एक रैशनल नंबर नहीं है, अपितु एक इरेशनल नंबर है। एग्जाम्पल नंबर 8। बच्चों, यहाँ हमें यह सिद्ध करना है कि स्क्वायर रूट 2 एक रैशनल नंबर नहीं है। हम कॉन्ट्रडिक्शन के ऑल्टरनेट मेथड का उपयोग करके भी यह साबित कर सकते हैं कि स्क्वायर रूट 2 एक रैशनल नंबर नहीं है। बच्चों, शुरू में मान लेते हैं कि स्क्वायर रूट 2 एक रैशनल नंबर है, तो हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 2 बराबर है P/Q, जहाँ P और Q ऐसे इंटीजर्स हैं जिनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है और Q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। अब दोनों साइड्स का स्क्वायर करने पर हमें प्राप्त होता है 2 बराबर P/Q स्क्वायर, जिसे हम लिख सकते हैं P स्क्वायर बराबर 2 इंटू Q स्क्वायर। इसे इक्वेशन नंबर 1 के रूप में लिखें। इसलिए हम लिख सकते हैं कि P स्क्वायर एक इवन इंटीजर है। इसे इक्वेशन नंबर 2 के रूप में लिखें। इसलिए P भी एक इवन इंटीजर होगा, क्योंकि यदि P इवन इंटीजर नहीं होगा तो P बराबर होगा 2n+1, जहां n इंटीजर z का सबसेट है, और P स्क्वायर बराबर होगा 2n+1 का स्क्वायर, जो कि बराबर है 4n स्क्वायर प्लस 4n+1। इसलिए P स्क्वायर ऑड नंबर होगा, जो इक्वेशन नंबर 2 के कथन को कॉन्ट्रडिक्ट करता है कि P स्क्वायर एक इवन इंटीजर है। इसलिए P भी एक इवन इंटीजर होगा। इसलिए हम लिख सकते हैं कि P बराबर है 2n, जहां n एक इंटीजर है। अब दोनों साइड्स का स्क्वायर करने पर हमें प्राप्त होता है P स्क्वायर बराबर है 4n स्क्वायर। अब इक्वेशन नंबर 1 का उपयोग करके हम लिख सकते हैं 2Q स्क्वायर बराबर है 4n स्क्वायर। इसलिए Q स्क्वायर बराबर होगा 2n स्क्वायर। इसलिए Q स्क्वायर एक इवन इंटीजर है। इसलिए Q एक इवन इंटीजर होगा। इस तरह P और Q दोनों इवन इंटीजर हैं और इसलिए उनका एक कॉमन फैक्टर 2 भी होगा। परंतु हमने शुरू में अज्यूम किया है कि P और Q ऐसे इंटीजर हैं जिनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। बच्चों, इस तरह हमारा अजम्पशन कि स्क्वायर रूट 2 एक रैशनल नंबर है गलत साबित हुआ। इसलिए स्क्वायर रूट 2 एक इरेशनल नंबर है। एग्जाम्पल नंबर 9। बच्चों, यहाँ हमें यह सिद्ध करना है कि रूट 3 एक इरेशनल नंबर है। आइए बच्चों, हम सबसे पहले लॉन्ग डिवीजन द्वारा नंबर 3 का स्क्वायर रूट ज्ञात करें। लॉन्ग डिवीजन से हमें क्वोशंट बराबर 1.7320508007 प्राप्त होता है, जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है और 7 टाइम्स डिवाइड करने के बाद भी रिमाइंडर 0 नहीं होता है। इस तरह हम ऑब्जर्व करते हैं कि स्क्वायर रूट 3 का यह डेसिमल एक्सप्रेशन न तो टर्मिनेटिंग है और न ही रिपीटिंग टाइप का है। इसलिए बच्चों, 3 का स्क्वायर रूट एक इरेशनल नंबर है। बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 10 में यह दिया गया है कि यदि n एक पूर्ण स्क्वायर या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हमें यह सिद्ध करना है कि स्क्वायर रूट n एक रैशनल नंबर नहीं है। बच्चों, शुरू में हम मान लेते हैं कि n एक होल नंबर है, परंतु एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और n का स्क्वायर रूट बराबर एक रैशनल नंबर P/Q है, जो अपने सिंपलेस्ट रूप में है। इसका मतलब है कि P और Q का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है और Q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। इसलिए हम लिख सकते हैं P/Q बराबर है स्क्वायर रूट n।
अब दोनों साइड्स का स्क्वायर करने पर हमें प्राप्त होता है पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर बराबर n, जिसे हम लिख सकते हैं पी स्क्वायर बराबर n इंटू क्यू स्क्वायर। इसे इक्वेशन नंबर 1 लिखें। अब क्योंकि n एक फैक्टर है n इंटू क्यू स्क्वायर का, तो इक्वेशन 1 से n पी स्क्वायर का भी फैक्टर होगा, तो n p का भी फैक्टर होगा। इसलिए हम लिख सकते हैं कि n p का एक फैक्टर है। इसे इक्वेशन नंबर 2 लिखें। इसलिए हम लिख सकते हैं कि p बराबर है n इंटू बी, जहाँ b एक नेचुरल नंबर है। अब दोनों साइड्स का स्क्वायर करने पर हमें प्राप्त होता है p स्क्वायर बराबर है n स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। अब इक्वेशन नंबर 1 का उपयोग करके हम लिख सकते हैं n क्यू स्क्वायर बराबर है n स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। इसलिए q स्क्वायर बराबर होगा n इंटू बी स्क्वायर। अब क्योंकि n एक फैक्टर है n इंटू बी स्क्वायर का, जो q स्क्वायर के बराबर है, इसलिए हम लिख सकते हैं n एक फैक्टर है q स्क्वायर का, तो n q का भी फैक्टर होगा। किंतु इक्वेशन नंबर 2 से n p का भी फैक्टर है, परंतु हमने शुरू में अज्यूम किया है कि p और q ऐसे इंटीजर हैं जिनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। इस तरह हमारा अजम्पशन कि स्क्वायर रूट n एक रैशनल नंबर है गलत साबित हुआ। इसलिए स्क्वायर रूट n एक रैशनल नंबर नहीं हो सकता, अपितु यह एक इरैशनल नंबर है। बच्चों, इस उदाहरण से यह निष्कर्ष निकलता है कि स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 7 और स्क्वायर रूट 11 आदि रैशनल नंबर्स नहीं हैं। इसे 3, 5, 7 और 11 आदि के स्क्वायर रूट की कैलकुलेशन करके भी सत्यापित या वेरीफाई किया जा सकता है। आइए बच्चों, इरैशनल नंबर्स पर आधारित उपयोगी कुछ थ्योरम्स के बारे में जानें। थ्योरम नंबर 1, इरैशनल नंबर का नेगेटिव एक इरैशनल नंबर ही होता है। प्रूफ। बच्चों, यदि p एक इरैशनल नंबर है तो हमें यह सिद्ध करना है कि माइनस p भी एक इरैशनल नंबर ही होगा। सबसे पहले अज्यूम करेंगे कि माइनस p एक रैशनल नंबर है, जैसा कि हम जानते हैं कि रैशनल नंबर का नेगेटिव भी एक रैशनल नंबर ही होता है। इसलिए हम लिख सकते हैं माइनस विद इन ब्रैकेट माइनस p एक रैशनल नंबर है, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। इसलिए हम लिख सकते हैं कि p एक रैशनल नंबर है, परंतु यह दिया गया है कि p एक इरैशनल नंबर है, इसलिए हमारा अजम्पशन कि माइनस p एक रैशनल नंबर है गलत है। इसलिए माइनस p भी एक इरैशनल नंबर है। थ्योरम नंबर 2, एक रैशनल नंबर और एक इरैशनल नंबर का योग एक इरैशनल नंबर होता है। प्रूफ। बच्चों, सबसे पहले अज्यूम करेंगे कि p प्लस q एक रैशनल नंबर है और दिया गया है कि p एक रैशनल नंबर है और q एक इरैशनल नंबर है। क्योंकि दो रैशनल नंबर्स के बीच का अंतर एक रैशनल नंबर होता है, इसलिए हम लिख सकते हैं p प्लस q माइनस p एक रैशनल नंबर होगा, जिसे सॉल्व करने पर हम लिख सकते हैं कि q एक रैशनल नंबर है, परंतु यह दिया गया है कि q एक इरैशनल नंबर है। इस तरह हमारा अजम्पशन कि p प्लस q एक रैशनल नंबर है गलत है, इसलिए p प्लस q एक इरैशनल नंबर है। थ्योरम नंबर 3, एक नॉन जीरो रैशनल नंबर और एक इरैशनल नंबर का प्रोडक्ट एक इरैशनल नंबर होता है। प्रूफ। बच्चों, यह दिया गया है कि p एक नॉन जीरो रैशनल नंबर है और q एक इरैशनल नंबर है, तो हमें यह सिद्ध करना है कि p इंटू q एक इरैशनल नंबर है। आइए पहले अज्यूम करेंगे कि p इंटू q एक रैशनल नंबर है। p इंटू q एक रैशनल नंबर हमने अज्यूम किया है और p एक रैशनल नंबर के रूप में दिया गया है। क्योंकि दो नॉन जीरो रैशनल नंबर्स का क्वोशंट एक रैशनल नंबर होता है, इसलिए हम लिख सकते हैं p इंटू क्यू डिवाइडेड बाई p एक रैशनल नंबर होगा, जिसे सॉल्व करने पर हम लिख सकते हैं कि q एक रैशनल नंबर होगा, परंतु यह दिया गया है कि q एक इरैशनल नंबर है। इस तरह हमारा अजम्पशन कि p इंटू क्यू एक रैशनल नंबर है गलत है, इसलिए p इंटू क्यू एक इरैशनल नंबर होगा। थ्योरम नंबर 4। बच्चों, यह जरूरी नहीं है कि दो इरैशनल नंबर्स का एडिशन, डिफरेंस, प्रोडक्ट और क्वोशंट एक इरैशनल नंबर ही हो, क्योंकि इरैशनल नंबर स्क्वायर रूट ऑफ 2 और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 का एडिशन 0 होता है, जो कि एक रैशनल नंबर है, परंतु इरैशनल नंबर स्क्वायर रूट ऑफ 2 और स्क्वायर रूट ऑफ 5 का एडिशन बराबर होता है 3.650281539872, जो कि एक नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग इरैशनल नंबर है। इरैशनल नंबर स्क्वायर रूट ऑफ 2 और स्क्वायर रूट ऑफ 2 का डिफरेंस 0 होता है, जो कि एक रैशनल नंबर है। स्क्वायर रूट ऑफ 2 और स्क्वायर रूट ऑफ 18 का प्रोडक्ट 6 होता है, जो कि एक रैशनल नंबर है। स्क्वायर रूट ऑफ 12 को स्क्वायर रूट ऑफ 3 से डिवाइड करने पर क्वोशंट होता है 2, जो कि एक रैशनल नंबर है। बच्चों, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, नंबर्स 1, 2, 3,
4 और इसी तरह से आगे 100 और इसी तरह से आगे प्लस इन्फिनिटी तक के सभी नंबर्स नेचुरल नंबर्स सेट का पार्ट होते हैं, जिसे सिंबल n द्वारा दर्शाया जाता है। पहला नेचुरल नंबर 1 होता है और यह नेचुरल नंबर्स पॉजिटिव साइड में इन्फिनिटी तक जाते हैं, जिसका अर्थ है कि कोई अंतिम नेचुरल नंबर नहीं होता है। जब हम नेचुरल नंबर्स में 0 जोड़ते हैं तो हमें सिंबल w द्वारा दर्शाए जाने वाले होल नंबर्स का सेट मिलता है। जब हम नेगेटिव नेचुरल नंबर्स यानी नेगेटिव इंटीजर्स को होल नंबर्स में जोड़ते हैं तो हमें इंटीजर्स का सेट प्राप्त होता है, जिन्हें सिंबल z द्वारा दर्शाया जाता है। जब p अपॉन q के रूप के फ्रैक्शनल नंबर्स, जहां p और q इंटीजर हैं और q की वैल्यू 0 नहीं है, को इंटीजर्स में जोड़ा जाता है तो हमें रैशनल नंबर्स प्राप्त होते हैं, जिन्हें सिंबल q द्वारा दर्शाया जाता है। जब इरेशनल नंबर्स जैसे माइनस इन्फिनिटी, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 95, माइनस वैल्यू ऑफ पाई, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, वैल्यू ऑफ पाई, स्क्वायर रूट ऑफ 95 को रैशनल नंबर्स में जोड़ा जाता है तो हमें रियल नंबर्स प्राप्त होते हैं, जिन्हें सिंबल r द्वारा दर्शाया जाता है। इस प्रकार बच्चों हम कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर्स का सेट n होल नंबर्स w का सबसेट होता है, क्योंकि सभी नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स के सेट में शामिल होते हैं और दोनों नेचुरल नंबर्स n और होल नंबर्स w इंटीजर z के सबसेट होते हैं। इस प्रकार सभी नेचुरल नंबर्स, सभी होल नंबर्स और सभी इंटीजर्स रैशनल नंबर्स q के सबसेट होते हैं और इसी प्रकार सभी नेचुरल नंबर्स, सभी होल नंबर्स, सभी इंटीजर्स, सभी रैशनल नंबर्स और सभी इरेशनल नंबर्स रियल नंबर्स r के सबसेट होते हैं। बच्चों, अब चित्र में दिखाए अनुसार हम इमेजिन कर सकते हैं कि इस ब्लू बैग जिसमें सभी रैशनल नंबर्स हैं को एक वायोलेट बैग में डाल देते हैं जिसमें इरेशनल नंबर्स पहले से ही अवेलेबल है, तो यह वायोलेट बैग होगा सभी रियल नंबर्स का एक सबसे बड़ा सेट, जिन्हें सिंबल r द्वारा दर्शाया जाता है, जिसमें माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक के सभी नंबर्स होंगे, इंक्लूडिंग सभी नेचुरल नंबर्स n, सभी होल नंबर्स w, सभी इंटीजर्स z, सभी रैशनल नंबर्स q और सभी इरेशनल नंबर्स p। इस प्रकार बच्चों अब हम कह सकते हैं कि सभी नेचुरल नंबर्स n, सभी होल नंबर्स w, सभी इंटीजर्स z, सभी रैशनल नंबर्स q और सभी इरेशनल नंबर्स p एक सबसे बड़े सेट रियल नंबर्स के सबसेट हैं, क्योंकि यह सभी नंबर्स रियल नंबर्स का पार्ट हैं। बच्चों, आइए रियल नंबर लाइन के बारे में समझें। हमने देखा कि सभी पॉजिटिव इंटीजर्स के स्क्वायर रूट्स जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हैं और सभी पॉजिटिव इंटीजर्स के क्यूब रूट्स जो परफेक्ट क्यूब नहीं हैं, वो सभी इरेशनल नंबर्स होते हैं। इनके अलावा भी कई इरेशनल नंबर्स होते हैं, जैसे पाई की वैल्यू जो वृत्त का सर्कम्फ्रेंस और उसके डायामीटर का अनुपात होता है, वह भी एक इरेशनल नंबर है। रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स के कलेक्शन को ऐड करने पर रियल नंबर्स का सबसे बड़ा सेट बनता है, जिसे सिंबल r द्वारा दर्शाया जाता है, क्योंकि सभी रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर दर्शाया जा सकता है, इसलिए इसे रियल नंबर लाइन भी कहते हैं। आइए समझें कि पॉजिटिव रियल नंबर के स्क्वायर रूट को नंबर लाइन पर किस तरह दर्शा सकते हैं। किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर y के लिए हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस y माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, जो बराबर है स्क्वायर रूट ऑफ y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 माइनस y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4, जो कि बराबर है स्क्वायर रूट ऑफ y। एक पॉजिटिव रियल नंबर के स्क्वायर रूट को नंबर लाइन पर दर्शाने के लिए दिए गए स्टेप्स का उपयोग कर सकते हैं। स्टेप 1, एक पॉजिटिव रियल नंबर y प्राप्त करें और नंबर लाइन पर पॉइंट A अंकित करें। स्टेप 2, अब रेखा पर पॉइंट A के राइट साइड पॉइंट D को इस प्रकार अंकित करें कि AD की लेंथ y यूनिट्स हो। स्टेप 3, अब पॉइंट D के राइट साइड पर 1 यूनिट की दूरी पर नया पॉइंट C अंकित करें। स्टेप 4, अब लाइन सेगमेंट AC का मध्य पॉइंट O ज्ञात करें। स्टेप 5, अब O को केंद्र और रेडियस OA बराबर OC लेकर A से C तक एक सेमी सर्कल बनाएं। स्टेप 6, अब लाइन AC पर एक परपेंडिकुलर रेखा BD खींचे जो सेमी सर्कल को पॉइंट B पर काटती हो। स्टेप 7, तो परपेंडिकुलर BD की लंबाई होगी स्क्वायर रूट ऑफ y। स्टेप 8, अब D को केंद्र और रेडियस BD बराबर स्क्वायर रूट ऑफ y लेकर पॉइंट B से नंबर लाइन पर पॉइंट E तक एक आर्क बनाएं, तो DE की लेंथ होगी स्क्वायर रूट ऑफ y। बच्चों, इस प्रकार स्क्वायर रूट ऑफ y को नंबर लाइन पर दर्शा सकते हैं। आइए बच्चों, अब इस एल्गोरिदम का जस्टिफिकेशन देखें। सबसे पहले नंबर लाइन पर AD बराबर y यूनिट्स लंबाई की एक रेखा खींचें। अब इस रेखा को 1 यूनिट बढ़ाकर पॉइंट C तक ले जाएं, तो इस रेखा AC
की लंबाई बराबर होगी y+1 यूनिट्स। अब इस रेखा AC का केंद्र O ज्ञात करें और A से C तक एक सेमी सर्कल ड्रॉ करें। इसके बाद पॉइंट D से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचे जो सेमी सर्कल को पॉइंट B पर इंटरसेक्ट करता हो। अब लाइन सेगमेंट OB जो बराबर है लाइन सेगमेंट OA के और जो सेमी सर्कल का रेडियस है बराबर होगा y+1 डिवाइडेड बाई 2 यूनिट्स और OD बराबर होगा AD माइनस OA जो बराबर होगा y+1 डिवाइडेड बाई 2 जो कि बराबर होगा y-1 डिवाइडेड बाई 2 यूनिट्स। अब क्योंकि ट्रायंगल OBD एक राइट एंगल ट्रायंगल है इसलिए पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग करके हम लिख सकते हैं BD स्क्वायर बराबर होगा OB स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर। अब OB और OD की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हम लिख सकते हैं BD स्क्वायर बराबर y+1 डिवाइडेड बाई 2 यूनिट्स का होल स्क्वायर माइनस y-1 डिवाइडेड बाई 2 यूनिट्स का होल स्क्वायर, जिसे हल करने पर हम लिख सकते हैं BD स्क्वायर बराबर y स्क्वायर प्लस 2y+1 माइनस y स्क्वायर माइनस 2y+1 डिवाइडेड बाई 4 जो बराबर होगा 4y/4 जो कि बराबर होगा y। इसलिए हम लिख सकते हैं BD बराबर होगा स्क्वायर रूट y यूनिट्स। इस प्रकार बच्चों यह सिद्ध कर सकते हैं कि हर एक पॉजिटिव रियल नंबर y का स्क्वायर रूट y एग्जिस्ट करता है जिसे हम नंबर लाइन पर भी दर्शा सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 11 में हमें स्क्वायर रूट 9.4 को नंबर लाइन पर दर्शाना है। बच्चों सबसे पहले नंबर लाइन पर AD बराबर 9.4 सेंटीमीटर लंबाई की एक रेखा खींचें। अब इस रेखा को 1 सेंटीमीटर बढ़ाकर पॉइंट C तक ले जाएं। इस रेखाखंड AC की लंबाई बराबर होगी 9.4 प्लस 1 सेंटीमीटर जो कि बराबर होगी 10.4 सेंटीमीटर। अब इस रेखा AC का केंद्र O ज्ञात करें और A से C तक एक सेमी सर्कल खींचें। इसके बाद पॉइंट D से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचे जो सेमी सर्कल को पॉइंट B पर इंटरसेक्ट करता हो। अब लाइन सेगमेंट OB जो बराबर है लाइन सेगमेंट OA के जो कि सेमी सर्कल का रेडियस भी है और जो बराबर होगा AC डिवाइडेड बाई 2 जो बराबर है 10.4 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 2 जो कि बराबर है 5.2 सेंटीमीटर और OD बराबर है AD माइनस OA जो बराबर है 9.4 माइनस 5.2 सेंटीमीटर जो कि बराबर है 4.2 सेंटीमीटर। अब क्योंकि ट्रायंगल OBD एक राइट एंगल ट्रायंगल है इसलिए पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग करके हम लिख सकते हैं BD स्क्वायर बराबर OB स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर। अब OB और OD की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हम लिख सकते हैं BD स्क्वायर बराबर 5.2 का स्क्वायर माइनस 4.2 का स्क्वायर, जिसे हल करने पर हम लिख सकते हैं BD स्क्वायर बराबर 27.04 माइनस 17.64 जो कि बराबर है 9.4। इसलिए BD बराबर होगा स्क्वायर रूट ऑफ 9.4 सेंटीमीटर। अब D को केंद्र मानकर पॉइंट B से पॉइंट E तक एक आर्क ड्रॉ करें तो लाइन सेगमेंट DE की लंबाई होगी स्क्वायर रूट ऑफ 9.4 सेंटीमीटर। इस प्रकार बच्चों हम स्क्वायर रूट ऑफ 9.4 को नंबर लाइन पर दर्शा सकते हैं। क्वेश्चन बैंक बच्चों हमें विश्वास है कि आपने नंबर सिस्टम के विषय को बहुत अच्छी तरह से समझ लिया होगा। नंबर सिस्टम पर आधारित प्रश्नों को स्वयं से सॉल्व करने के बाद ही आपको इस विषय में अपनी तैयारी के बारे में पता चलेगा और इससे आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। आगे की 6 स्लाइड्स में टोटल 35 क्वेश्चंस दिए गए हैं। हमें विश्वास है कि आप सभी रफ नोटबुक पर दिए गए प्रत्येक क्वेश्चन को स्वयं से सॉल्व करके प्रैक्टिस करेंगे। परंतु किसी भी प्रश्न को सॉल्व करना शुरू करने से पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझना भी बहुत जरूरी है। इसलिए बच्चों पहले पूरे प्रश्न को पूरी एकाग्रता के साथ पढ़ें, उसे समझें और उसके बाद ही उसे सॉल्व करना शुरू करें। और आप सभी कैलकुलेशंस करने के लिए एक रफ नोटबुक भी रखें। फर्स्ट स्लाइड में क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक के क्वेश्चंस दिए गए हैं। सेकेंड स्लाइड में क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 10 तक के क्वेश्चंस दिए गए हैं। थर्ड स्लाइड में क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 16 तक के क्वेश्चंस दिए गए हैं। फोर्थ स्लाइड में क्वेश्चन नंबर 17 से क्वेश्चन नंबर 21 तक के क्वेश्चंस दिए गए हैं। फिफ्थ स्लाइड में क्वेश्चन नंबर 22 से क्वेश्चन नंबर 28 तक के क्वेश्चंस दिए गए हैं और सिक्स्थ स्लाइड में क्वेश्चन नंबर 29 से क्वेश्चन नंबर 35 तक के क्वेश्चंस दिए गए हैं। बच्चों किसी भी विषय पर कमांड बनाने के लिए आपको प्रैक्टिस करने की भी आवश्यकता होती है, इसलिए बीच बीच में वीडियो को रोकें, प्रत्येक प्रश्न को ध्यान से पढ़ें, उसे समझें और फिर उनमें से प्रत्येक को अपने आप से हल करने का प्रयास करें। यदि आप किसी प्रश्न में अटक जाते हैं केवल तभी आगे की स्लाइड्स में दिए गए सोल्यूशन को देखें। सोल्यूशंस टू क्वेश्चंस। बच्चों
हमें विश्वास है कि आप सभी ने रफ नोटबुक पर दिए गए प्रत्येक क्वेश्चन को स्वयं से हल किया होगा और आप केवल उन्हीं प्रश्नों के समाधान देख रहे होंगे जिस प्रश्न में आप अटक गए थे। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है कि क्या शून्य एक रैशनल नंबर है और क्या आप इसे p अपॉन q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q इंटीजर हैं और q 0 के बराबर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। बच्चों, इसका आंसर होगा हाँ, क्योंकि शून्य एक इंटीजर है और सभी इंटीजर्स रैशनल नंबर्स भी होते हैं, इसलिए शून्य भी एक रैशनल नंबर है। इसे 0/1 या 0/2 या 0/3 या 0/4 के रूप में लिखा जा सकता है। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें 3 और 4 के बीच के 6 रैशनल नंबर्स ज्ञात करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। बच्चों, 3 और 4 के बीच में इन्फिनिट रैशनल नंबर्स हो सकते हैं। यदि हम इन नंबर्स 3 और 4 को 7 से गुणा और भाग करते हैं तो 3 को 21/7 के बराबर भी लिखा जा सकता है और 4 को 28/7 के बराबर भी लिखा जा सकता है। तो अब हम 3 बराबर 21/7 और 4 बराबर 28/7 के बीच के 6 रैशनल नंबर्स को 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7 के रूप में लिख सकते हैं। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें 3/5 और 4/5 के बीच के 5 रैशनल नंबर्स ज्ञात करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। बच्चों, 3/5 के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 6 से गुणा करके हमें 18/30 मिलता है। इसी तरह 4/5 के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 6 से गुणा करके हमें 24/30 मिलता है। तो अब हम 3/5 बराबर 18/30 और 4/5 बराबर 24/30 के बीच के 5 रैशनल नंबर्स को 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30 के रूप में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बताना है कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। अपने उत्तरों के लिए कारण भी बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट, प्रत्येक नेचुरल नंबर एक होल नंबर होता है। बच्चों, यह स्टेटमेंट सत्य यानी ट्रू है। प्रत्येक नेचुरल नंबर एक होल नंबर भी होता है क्योंकि सभी नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स का सबसेट होते हैं। सेकंड स्टेटमेंट, प्रत्येक इंटीजर एक होल नंबर होता है। बच्चों, यह स्टेटमेंट असत्य यानी फॉल्स है क्योंकि प्रत्येक इंटीजर एक होल नंबर नहीं होता है क्योंकि नेगेटिव इंटीजर्स होल नंबर्स का पार्ट नहीं होते हैं। थर्ड स्टेटमेंट, प्रत्येक रैशनल नंबर एक होल नंबर होता है। बच्चों, यह स्टेटमेंट असत्य यानी फॉल्स है क्योंकि प्रत्येक होल नंबर एक रैशनल नंबर होता है किंतु प्रत्येक रैशनल नंबर एक होल नंबर नहीं होता है क्योंकि सभी होल नंबर्स और फ्रैक्शनल नंबर्स रैशनल नंबर्स का सबसेट होते हैं, परंतु फ्रैक्शनल नंबर्स होल नंबर्स का पार्ट नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बताना है कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य और अपने उत्तरों को जस्टिफाई भी करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट, प्रत्येक इरैशनल नंबर एक रियल नंबर भी होता है। बच्चों, यह स्टेटमेंट सत्य यानी ट्रू है क्योंकि सभी रैशनल और सभी इरैशनल नंबर्स रियल नंबर्स का सबसेट होते हैं। सेकंड स्टेटमेंट, नंबर लाइन पर प्रत्येक पॉइंट स्क्वायर रूट n के रूप का होता है जहां n एक नेचुरल नंबर है। बच्चों, यह स्टेटमेंट असत्य यानी फॉल्स है क्योंकि नंबर लाइन पर की नेगेटिव संख्याएं नेचुरल नंबर नहीं होती हैं। थर्ड स्टेटमेंट, प्रत्येक रियल नंबर एक इरैशनल नंबर भी होता है। बच्चों, यह स्टेटमेंट असत्य यानी फॉल्स है क्योंकि रियल नंबर में रैशनल और इरैशनल नंबर्स दोनों शामिल होते हैं, इसलिए प्रत्येक रियल नंबर एक इरैशनल नंबर नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिए गए सभी रैशनल नंबर्स को डेसिमल रूप में लिखना है तथा बताना है कि प्रत्येक का डेसिमल एक्सपेंशन किस प्रकार का है। बच्चों, फर्स्ट रैशनल नंबर 36 डिवाइडेड बाय 100 बराबर होगा 0.36 क्योंकि 0.36 के बाद डिजिट्स टर्मिनेट हो गए हैं, इसलिए यह एक टर्मिनेटिंग टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है। बच्चों, सेकंड रैशनल नंबर 1/11 बराबर होगा 0.90909 रेपेटिटिव और नॉन टर्मिनेटिंग डिजिट्स जिसको 0 पॉइंट और 09 के ऊपर एक बार लगाकर भी दर्शा सकते हैं। क्योंकि डेसिमल के बाद के डिजिट्स 09 रिपीट हो रहे हैं, इसलिए यह एक रेपेटिटिव और नॉन टर्मिनेटिंग टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है। बच्चों, थर्ड रैशनल नंबर 4 1/8 बराबर होगा 33/8 जो बराबर है 4.125 क्योंकि 4.125 के बाद डिजिट्स टर्मिनेट हो गए हैं, इसलिए यह एक टर्मिनेटिंग टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है। बच्चों, फोर्थ रैशनल नंबर 3/13 बराबर होगा 0.230769230 769 रेपेटिटिव और नॉन टर्मिनेटिंग डिजिट्स जिसको 0 पॉइंट और 230769 के ऊपर एक बार लगाकर भी दर्शा सकते हैं क्योंकि यहाँ पॉइंट के बाद के डिजिट्स 230769 रिपीट हो रहे हैं,
इसलिए यह एक रेपेटिटिव और नॉन टर्मिनेटिंग टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है। बच्चों, फिफ्थ रैशनल नंबर 2/11 बराबर होगा 0.18। 18 रेपेटिटिव और नॉन टर्मिनेटिंग डिजिट्स, जिसको 0 और 18 के ऊपर एक बार लगाकर भी दर्शा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पॉइंट के बाद के डिजिट्स 18 रिपीट हो रहे हैं, इसलिए यह एक रेपेटिटिव और नॉन टर्मिनेटिंग टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है। बच्चों, सिक्स्थ रैशनल नंबर 329/400 बराबर होगा 0.82 to 5। क्योंकि यहाँ 0.82 to 5 के बाद डिजिट्स टर्मिनेट हो गए हैं, इसलिए यह एक टर्मिनेटिंग टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिए गए डेसिमल नंबर को p/q रूप में लिखना है। बच्चों, सबसे पहले मान लीजिए कि x बराबर है 0.99999 रेपेटिटिव और नॉन टर्मिनेटिंग डिजिट्स। इसे इक्वेशन नंबर 1 के रूप में लिखें। अब इक्वेशन नंबर 1 के दोनों साइड्स को 10 से गुणा करके हम लिख सकते हैं 10x बराबर होगा 9.9999 रेपेटिटिव और नॉन टर्मिनेटिंग डिजिट्स। इसे इक्वेशन नंबर 2 के रूप में लिखें। अब इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को माइनस करने पर हमें प्राप्त होता है 10x माइनस x बराबर होगा 9, इसलिए 9x बराबर होगा 9 और x बराबर होगा 1। बच्चों, क्योंकि यहाँ डेसिमल नंबर में 0 पॉइंट के बाद का डिजिट 9 इन्फिनिटी तक रिपीट होता है, इसलिए इसकी वैल्यू को 1 के बराबर मान सकते हैं, और जो हमारे उत्तर से भी मैच कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 में ज्ञात करना है कि 1/17 के डेसिमल एक्सपेंशन में डिजिट्स के दोहराए जाने वाले ब्लॉक में अधिकतम कितने डिजिट्स हो सकते हैं। अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन करना है। बच्चों, जब हम 1 को 17 से विभाजित करते हैं तो हमें 0.058 82352941 17647 058 82352941 17647 क्वोशंट के रूप में मिलता है। यहाँ हम देखते हैं कि 16 डिजिट्स के बाद डिजिट्स फिर से दोहराए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में यह दिया गया है कि यदि 1/7 बराबर 0.142857 के ऊपर बार है, तो क्या आप बिना लॉन्ग डिवीजन किए 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के डेसिमल एक्सपेंशन का अनुमान लगा सकते हैं? यदि हाँ, तो कैसे? बच्चों, यहाँ 1/7 की वैल्यू बराबर दी गई है 0.142857 के ऊपर बार, जिसका उपयोग करके हम अन्य फ्रैक्शंस के वैल्यूज की गणना कर सकते हैं। बच्चों, हम 2/7 बराबर लिख सकते हैं 2 into 1/7। अब 1/7 की वैल्यू का उपयोग करके हम लिख सकते हैं 2/7 बराबर होगा 2 into 0.142857 के ऊपर बार, जो कि बराबर होगा 0.285714 के ऊपर बार। बच्चों, हम 3/7 बराबर लिख सकते हैं 3 into 1/7। अब 1/7 की वैल्यू का उपयोग करके हम लिख सकते हैं 3/7 बराबर होगा 3 into 0.142857 के ऊपर बार, जो कि बराबर होगा 0.428571 के ऊपर बार। बच्चों, हम 4/7 बराबर लिख सकते हैं 4 into 1/7। अब 1/7 की वैल्यू का उपयोग करके हम लिख सकते हैं 4/7 बराबर होगा 4 into 0.142857 के ऊपर बार, जो कि बराबर होगा 0.571428 के ऊपर बार। बच्चों, हम 5/7 बराबर लिख सकते हैं 5 into 1/7। अब 1/7 की वैल्यू का उपयोग करके हम लिख सकते हैं 5/7 बराबर होगा 5 into 0.142857 के ऊपर बार, जो कि बराबर होगा 0.714285 के ऊपर बार। बच्चों, हम 6/7 बराबर लिख सकते हैं 6 into 1/7। अब 1/7 की वैल्यू का उपयोग करके हम लिख सकते हैं 6/7 बराबर होगा 6 into 0.142857 के ऊपर बार, जो कि बराबर होगा 0.857142 के ऊपर बार। क्वेश्चन नंबर 10 में नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स को p/q के रूप में व्यक्त करना है, जहां p और q इंटीजर्स हैं और q 0 के बराबर नहीं है। बच्चों, 0 और 6 के ऊपर बराबर लिख सकते हैं 0.6 6 6 नॉन टर्मिनेटिंग। मान लीजिए x बराबर है 0.6 6 6 नॉन टर्मिनेटिंग। इसे इक्वेशन 1 लिखें तो 10x बराबर होगा 6.6 6 6 नॉन टर्मिनेटिंग। इसे इक्वेशन 2 लिखें। इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 माइनस करने पर प्राप्त होता है 10x माइनस x बराबर 6। तो 9x बराबर 6 और x बराबर 6/9, जो कि बराबर है 2/3। बच्चों, 0.4 और 7 के ऊपर बराबर लिख सकते हैं 0.47
7 7 नॉन टर्मिनेटिंग जो बराबर है 0.4 प्लस 0.07 7 7 नॉन टर्मिनेटिंग मान लीजिए x बराबर है 0.07 7 7 नॉन टर्मिनेटिंग तो 0.4 और 7 के ऊपर बराबर होगा 0.4 प्लस x और 10x बराबर होगा 0.7 7 7 इसे इक्वेशन 1 लिखें और 100x बराबर 7.7 7 7 नॉन टर्मिनेटिंग इसे इक्वेशन 2 लिखें इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को माइनस करने पर प्राप्त होता है 100x माइनस 10x बराबर 7 तो 90x बराबर होगा 7 और x बराबर होगा 7/90 x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर प्राप्त होता है 0.4 और 7 के ऊपर बराबर 0.4 प्लस 7/90 जो बराबर है 4/10 प्लस 7/90 जो कि बराबर है 43/90 बच्चों 0 पॉइंट और 0.01 के ऊपर को लिख सकते हैं 0.001 0.01 नॉन टर्मिनेटिंग के बराबर मान लीजिए x बराबर है 0.001 0.01 नॉन टर्मिनेटिंग इसे इक्वेशन 1 लिखें तो 1000x बराबर होगा 1.001 0.01 नॉन टर्मिनेटिंग इसे इक्वेशन 2 लिखें इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को माइनस करने पर प्राप्त होता है 1000x माइनस x बराबर होगा 1 तो 999x बराबर होगा 1 और x बराबर होगा 1/999 क्वेश्चन नंबर 11 में निम्नलिखित नंबर्स को रैशनल या इरैशनल के रूप में वर्गीकृत करना है बच्चों स्क्वायर रूट 23 का डेसिमल एक्सपेंशन बराबर होता है 4.7958315231 नॉन टर्मिनेटिंग क्योंकि यह डेसिमल एक्सपेंशन एक नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है इसलिए यह एक इरैशनल नंबर है बच्चों स्क्वायर रूट 225 बराबर होता है 15 जिसे 15/1 के रूप में भी लिखा जा सकता है क्योंकि इसे p/q रूप में दर्शाया जा सकता है इसलिए यह एक रैशनल नंबर है बच्चों क्योंकि 0.3796 एक टर्मिनेटिंग टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है इसलिए यह एक रैशनल नंबर है बच्चों क्योंकि 7.478 नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन एक नॉन टर्मिनेटिंग परंतु रिकरिंग नंबर है इसलिए यह एक रैशनल नंबर है बच्चों क्योंकि 1.1012 zeros 13 zeros 14 zeros 1 नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन एक नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है इसलिए यह एक इरैशनल नंबर है क्वेश्चन नंबर 12 में निम्नलिखित नंबर्स को रैशनल या इरैशनल के रूप में वर्गीकृत करना है बच्चों 2 माइनस स्क्वायर रूट 5 बराबर होता है 2 माइनस 2.23606797 7 नॉन टर्मिनेटिंग जो बराबर है माइनस 0.23606797 7 नॉन टर्मिनेटिंग जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग नंबर है इसलिए यह एक इरैशनल नंबर है बच्चों 3 प्लस स्क्वायर रूट 23 माइनस स्क्वायर रूट 23 बराबर होता है 3 जिसे 3/1 यानी p/q रूप में भी दर्शाया जा सकता है इसलिए यह एक रैशनल नंबर है बच्चों 2 इंटू स्क्वायर रूट 7 डिवाइडेड बाई 7 इंटू स्क्वायर रूट 7 बराबर होता है 2/7 जो कि p/q रूप में ही है जहां q 0 के बराबर नहीं है इसलिए यह एक रैशनल नंबर है बच्चों 1/स्क्वायर रूट 2 बराबर होता है 1/1.4142 नॉन टर्मिनेटिंग जो कि बराबर है 0.7071067 नॉन टर्मिनेटिंग जो एक नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग नंबर है इसलिए यह एक इरैशनल नंबर है बच्चों 2 इंटू पाई बराबर होता है 2 इंटू 3.14159 नॉन टर्मिनेटिंग जो कि बराबर है 6.28318 नॉन टर्मिनेटिंग जो एक नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग नंबर है इसलिए यह एक इरैशनल नंबर है क्वेश्चन नंबर 13 में निम्नलिखित एक्सप्रेशंस की वैल्यू ज्ञात करनी है फर्स्ट 64 रेज टू 1/2 सेकंड 32 रेज टू 1/5 और थर्ड 125 रेज टू 1/3 बच्चों क्योंकि 2 रेज टू 6 बराबर होता है 64 इसलिए 64 रेज टू 1/2 बराबर लिख सकते हैं 2 रेज टू 6 रेज टू 1/2 जो कि बराबर है 2 रेज टू 6 इंटू 1/2 जिसे सॉल्व करके हम लिख सकते हैं 2 रेज टू 3 जो कि बराबर है 8 इसलिए 64 रेज टू 1/2 बराबर है 8 बच्चों क्योंकि 2 रेज टू 5 बराबर होता है 32 इसलिए 32 रेज टू 1/5 बराबर लिख सकते हैं 2 रेज टू 5 रेज टू 1/5 जो कि बराबर है 2 रेज टू 5 इंटू 1/5 जिसे सॉल्व करके हम लिख सकते हैं 2 रेज टू 1 जो कि बराबर है 2 इसलिए 32 रेज टू 1/5 बराबर है 2 बच्चों क्योंकि 5 रेज टू 3 बराबर होता है 125 इसलिए 125 रेज टू 1/3 बराबर लिख सकते हैं 5 रेज टू 3 रेज टू 1/3 जो कि बराबर है 5 रेज टू 3 इंटू 1/3
जिसे सॉल्व करके हम लिख सकते हैं 5 रेज टू 1 जो कि बराबर है 5, इसलिए 125 रेज टू 1/3 बराबर है 5। क्वेश्चन नंबर 14 में निम्नलिखित एक्सप्रेशंस की वैल्यू ज्ञात करनी है। फर्स्ट 9 रेज टू 3/2, सेकंड 32 रेज टू 2/5, थर्ड 16 रेज टू 3/4 और फोर्थ 125 रेज टू -1/3। बच्चों, क्योंकि 3 रेज टू 2 बराबर होता है 9, इसलिए 9 रेज टू 3/2 बराबर लिख सकते हैं 3 रेज टू 2 रेज टू 3/2 जो कि बराबर है 3 रेज टू 2 इंटू 3/2, जिसे सॉल्व करके हम लिख सकते हैं 3 रेज टू 3 जो कि बराबर है 27, इसलिए 9 रेज टू 3/2 बराबर है 27। बच्चों, क्योंकि 2 रेज टू 5 बराबर होता है 32, इसलिए 32 रेज टू 2/5 बराबर लिख सकते हैं 2 रेज टू 5 रेज टू 2/5 जो कि बराबर है 2 रेज टू 5 इंटू 2/5, जिसे सॉल्व करके हम लिख सकते हैं 2 रेज टू 2 जो कि बराबर है 4, इसलिए 32 रेज टू 2/5 बराबर है 4। बच्चों, क्योंकि 2 रेज टू 4 बराबर होता है 16, इसलिए 16 रेज टू 3/4 बराबर लिख सकते हैं 2 रेज टू 4 रेज टू 3/4 जो कि बराबर है 2 रेज टू 4 इंटू 3/4, जिसे सॉल्व करके हम लिख सकते हैं 2 रेज टू 3 जो कि बराबर है 8, इसलिए 16 रेज टू 3/4 बराबर है 8। बच्चों, क्योंकि a रेज टू -x बराबर लिख सकते हैं 1 रेज टू x, इसलिए 125 रेज टू -1/3 बराबर लिख सकते हैं 1/125 रेज टू 1/3, क्योंकि 5 रेज टू 3 बराबर होता है 125, इसलिए 1/125 रेज टू 1/3 बराबर लिख सकते हैं 1/5 रेज टू 3 रेज टू 1/3 जो कि बराबर है 1/5 रेज टू 3 इंटू 1/3, जिसे सॉल्व करके हम लिख सकते हैं 1/5 रेज टू 1 जो कि बराबर है 1/5, इसलिए 125 रेज टू -1/3 बराबर है 1/5। क्वेश्चन नंबर 15 में निम्नलिखित एक्सप्रेशंस के डिनोमिनेटर्स को सिंप्लीफाई करना है। बच्चों, 1/√7 के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को √7 से मल्टीप्लाई करके सॉल्व करने पर हमें प्राप्त होता है √7/7। बच्चों, 1/√7 माइनस √6 के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को √7 प्लस √6 से मल्टीप्लाई करके सॉल्व करने पर हमें प्राप्त होता है √7 प्लस √6/7 -6 जो कि बराबर है √7 प्लस √6। बच्चों, 1/√5 प्लस √2 के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को √5 माइनस √2 से मल्टीप्लाई करके सॉल्व करने पर हमें प्राप्त होता है √5 माइनस √2/5 -2 जो कि बराबर है √5 माइनस √2/3। बच्चों, 1/√7 -2 के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को √7 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करके सॉल्व करने पर हमें प्राप्त होता है √7 प्लस 2/7 -4 जो कि बराबर है √7 प्लस 2/3। क्वेश्चन नंबर 16 में निम्नलिखित एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करना है। बच्चों, क्योंकि p रेज टू x इंटू p रेज टू y बराबर होता है p रेज टू x प्लस y, इसलिए 2 रेज टू 2/3 इंटू 2 रेज टू 1/5 को हम 2 रेज टू 2/3 प्लस 1/5 के बराबर भी लिख सकते हैं जो कि बराबर है 2 रेज टू 13/15। बच्चों, क्योंकि p रेज टू -x बराबर होता है 1/p रेज टू x, इसलिए 1/3 रेज टू 3 होल ब्रैकेट रेज टू 7 को हम 1 रेज टू 7/3 रेज टू 3 इंटू 7 के बराबर भी लिख सकते हैं जो कि बराबर है 1/3 रेज टू 21, जिसे हम लिख सकते हैं 3 रेज टू -21। बच्चों, क्योंकि p रेज टू x/p रेज टू y बराबर होता है p रेज टू x माइनस y, इसलिए 11 रेज टू 1/2 11 रेज टू 1/4 को हम 11 रेज टू 1/2 माइनस 1/4 के बराबर भी लिख सकते हैं जो कि बराबर है 11 रेज टू 1/4। बच्चों, क्योंकि p रेज टू x इंटू q रेज टू x बराबर होता है p इंटू q होल ब्रैकेट रेज टू x, इसलिए 7 रेज टू 1/2 इंटू 8 रेज टू 1/2 को हम 7 इंटू 8 होल ब्रैकेट रेज टू 1/2 के बराबर भी लिख सकते हैं जो कि बराबर है 56 रेज टू 1/2। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है कि क्या आप p/q के रूप के रैशनल नंबर्स के एग्जाम्पल्स जहां p और q इंटीजर हैं और q 0 के बराबर नहीं है, जिनका 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है और जिनका टर्मिनेटिंग टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है, को देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि q को किस प्रॉपर्टी को संतुष्ट करना चाहिए। बच्चों,
29/2 बराबर होता है 14.5। 39/4 बराबर होता है 9.75। 33/8 बराबर होता है 4.125। 79/5 बराबर होता है 15.8 और 89/8 बराबर होता है 11.125। ये सभी टर्मिनेटिंग टाइप के डेसिमल एक्सपेंशंस हैं, जबकि बच्चों 7/3 बराबर होता है 2.33। 3 नॉन टर्मिनेटिंग 8/6 बराबर होता है 1.33। 3 नॉन टर्मिनेटिंग 8/7 बराबर होता है 1.142857 नॉन टर्मिनेटिंग और 8/9 बराबर होता है 0.888 नॉन टर्मिनेटिंग। ये सभी रेपेटिटिव और नॉन टर्मिनेटिंग प्रकार के डेसिमल एक्सपेंशंस हैं। बच्चों, यहाँ हम यह ऑब्जर्व करते हैं कि रैशनल नंबर p/q में जब डिनोमिनेटर q की वैल्यू 2, 4, 5, 8 या 10 और इसी तरह की होती है, यानी जहाँ डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स में या तो 2 की या 5 की पावर होती है, तो वह टर्मिनेटिंग टाइप के डेसिमल नंबर्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें 3 संख्याएं लिखनी है जिनके डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग हैं। बच्चों, हम ऐसी 3 संख्याएं लिख सकते हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशंस नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है, जैसे कि फर्स्ट नंबर हो सकता है 0.424 4234 टू नॉन टर्मिनेटिंग। सेकेंड नंबर हो सकता है 0.36236 336436 नॉन टर्मिनेटिंग और थर्ड नंबर हो सकता है 0.0320 3 नॉन टर्मिनेटिंग। क्वेश्चन नंबर 19 में हमें रैशनल नंबर्स 5/7 और 9/11 के बीच के 3 अलग अलग इरैशनल नंबर्स खोजने हैं। बच्चों, मान लीजिए कि a बराबर है 5/7 जो कि बराबर है 0.714285 के ऊपर बार और b बराबर है 9/11 जो कि बराबर है 0.81 के ऊपर बार। बच्चों, हम देखते हैं कि नंबर a के पहले डेसिमल स्थान पर डिजिट 7 है, जबकि नंबर b के पहले डेसिमल स्थान पर डिजिट 8 है। इसलिए नंबर b बड़ा है a से। तो हम उपरोक्त नंबर्स a और b के बीच 3 अलग अलग इरैशनल नंबर इस तरह लिख सकते हैं कि नंबर b बड़ा हो n से, n बड़ा हो m से, m बड़ा हो l से और l बड़ा हो a से। जैसे नंबर l बराबर हो सकता है 0.72072 टू 0.72307 टू 4 zeros। नंबर m बराबर हो सकता है 0.74074 टू 0.74307 4 zeros और नंबर n बराबर हो सकता है 7, 707, 7207, 7307, 7, 4 zeros। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 में निम्नलिखित एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करना है। बच्चों, 3 प्लस स्क्वायर रूट 3 इंटू 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 बराबर होगा 3 इंटू 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 इंटू 2 प्लस स्क्वायर रूट 2, जो कि बराबर है 6 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 6। बच्चों, क्योंकि p प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू बराबर होता है p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, इसलिए 3 प्लस स्क्वायर रूट 3 इंटू 3 माइनस स्क्वायर रूट 3 बराबर होगा 3 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, जो बराबर होगा 9 माइनस 3 जो कि बराबर है 6। बच्चों, स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर को हम एक्सपैंड करके लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट 5 इंटू स्क्वायर रूट 2, जो बराबर है 5 प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट 10 जो कि बराबर है 7 प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट 10। बच्चों, क्योंकि p प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू बराबर होता है p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, इसलिए स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2 बराबर होगा स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, जो बराबर है 5 माइनस 2 जो कि बराबर है 3। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया गया है कि पाई को सर्कल के सर्कम्फ्रेंस c और उसके डायामीटर d के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है, यानी पाई बराबर होता है c/d। यह इस तथ्य का खंडन करता प्रतीत होता है कि पाई एक इरैशनल नंबर है। आप इस विरोधाभास को कैसे हल करेंगे? बच्चों, जब हम स्केल या किसी अन्य उपकरण की सहायता से सर्कल का डायामीटर और सर्कम्फ्रेंस नापते हैं, तो हमें केवल एक अप्रॉक्सिमेट रैशनल वैल्यू प्राप्त होती है। इस कारण से हम यह रियलाइज नहीं कर पाते हैं कि या तो सर्कल का डायामीटर d या सर्कम्फ्रेंस c इरैशनल नंबर होता है। इसलिए पाई बराबर c/d का रेशियो एक इरैशनल नंबर होता है। क्वेश्चन नंबर 22 में यह सिद्ध करना है कि रूट 3 माइनस रूट 2 एक इरैशनल नंबर है। बच्चों, मान लीजिए कि स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 बराबर p है, जो एक रैशनल नंबर है।
तो हम लिख सकते हैं p बराबर है स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2। अब दोनों साइड्स का स्क्वायर करने पर हमें प्राप्त होता है p स्क्वायर बराबर होगा स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर। अब राइट हैंड साइड को एक्सपैंड करके हम लिख सकते हैं p स्क्वायर बराबर होगा 3 प्लस 2 माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 3। इसलिए p स्क्वायर बराबर होगा 5 माइनस 2 रूट 6। तो p स्क्वायर माइनस 5 बराबर होगा माइनस 2 रूट 6, जिसे सॉल्व करके हम लिख सकते हैं 5 माइनस पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 बराबर है स्क्वायर रूट 6। इसे इक्वेशन नंबर 1 के रूप में लिखें। अब क्योंकि हमने p को रैशनल नंबर अज्यूम किया है तो p स्क्वायर भी रैशनल नंबर होगा, इसलिए 5 माइनस पी स्क्वायर अपॉन 2 भी रैशनल नंबर होगा, जो कि इक्वेशन नंबर 1 से स्क्वायर रूट 6 के बराबर है। इसलिए स्क्वायर रूट 6 भी रैशनल नंबर होना चाहिए, परंतु स्क्वायर रूट 6 तो एक इरैशनल नंबर है क्योंकि इसका डेसिमल एक्सपेंशन 2.44989742783 होता है, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है, जो कि एक कॉन्ट्रडिक्शन है। इसलिए हमारा यह अजम्पशन कि p बराबर स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 एक रैशनल नंबर है, गलत है। इसलिए स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 एक इरैशनल नंबर है। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 23 में हमें स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 3 के बीच के दो अलग अलग इरैशनल नंबर्स ढूंढने हैं। बच्चों, हम जानते हैं कि यदि p और q दो डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इरैशनल नंबर्स हैं तो स्क्वायर रूट p इंटू क्यू p और q के बीच एक इरैशनल नंबर होगा। तो स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 3 के बीच एक इरैशनल नंबर हो सकता है स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 3, जो बराबर है स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर रूट 6, जो कि बराबर है 6 रेज टू 1/4। स्क्वायर रूट ऑफ 2 और 6 रेज टू 1/4 के बीच दूसरा इरैशनल नंबर हो सकता है स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर रूट 2 इंटू 6 रेज टू 1/4, जो कि बराबर है 2 रेज टू 1/4 इंटू 6 रेज टू 1/8। इस तरह स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 3 के बीच एक्सपेक्टेड दो इरैशनल नंबर्स हो सकते हैं 6 रेज टू 1/4 और 2 रेज टू 1/4 इंटू 6 रेज टू 1/8। ऑल्टरनेट सोल्यूशन। बच्चों, स्क्वायर रूट ऑफ 2 की वैल्यू बराबर होती है 1.41421356 टू नॉन टर्मिनेटिंग और स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू बराबर होती है 1.7320508808 नॉन टर्मिनेटिंग। क्योंकि दोनों का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है, इसलिए दोनों इरैशनल नंबर्स हैं। क्योंकि स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू में डेसिमल के पहले स्थान पर डिजिट 4 है, जबकि स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू में डेसिमल के पहले स्थान पर डिजिट 7 है, इसलिए स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू स्क्वायर रूट 2 से बड़ी है। बच्चों, डेसिमल संख्याएं a बराबर 1.501201301401 नॉन टर्मिनेटिंग और b बराबर 1.601201301401 नॉन टर्मिनेटिंग दोनों नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग भी हैं। और जो स्क्वायर रूट 2 से बड़ी तथा स्क्वायर रूट 3 से छोटी संख्याएं हैं। इस तरह बच्चों, डेसिमल संख्याएं a और b स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 3 के बीच एक्सपेक्टेड दो इरैशनल नंबर्स हो सकते हैं। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 24 में हमें नंबर्स p और q के बीच एक रैशनल नंबर और एक इरैशनल नंबर ढूंढने हैं, जहां p बराबर है 0.101201, 301401 नॉन टर्मिनेटिंग और q बराबर है 0.1201, 301401 नॉन टर्मिनेटिंग। बच्चों, क्योंकि p और q के डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है, इसलिए p और q इरैशनल नंबर्स हैं। हम देखते हैं कि p और q के डेसिमल के बाद पहले दो अंक समान है, लेकिन तीसरे स्थान पर p में 1 है जबकि q में 0 है, इसलिए p बड़ा है q से। आइए बच्चों, अब पहले p और q के बीच एक रैशनल नंबर ढूंढें। यदि हम एक संख्या c जो बराबर है 0.101 को कंसिडर करते हैं तो हम देखते हैं कि c का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन टर्मिनेटिंग है, इसलिए यह एक रैशनल नंबर है। सेकेंडली, c बड़ा है q से क्योंकि q में तीसरे डेसिमल स्थान पर 0 है जबकि c में 1 है, और साथ ही फोर्थ डेसिमल स्थान से आगे c में सभी 0 हैं, जबकि p में 6 डेसिमल स्थान पर 1 है, इसलिए c छोटा है p से। इसलिए हम लिख सकते हैं q छोटा है c से, जो छोटा है p से। आइए बच्चों, अब p और q के बीच एक इरैशनल नंबर ढूंढें। यदि हम एक संख्या d जो बराबर है 0.1202, 301401 नॉन टर्मिनेटिंग को कंसिडर करें तो हम देखते हैं कि d का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है, इसलिए यह एक इरैशनल नंबर है। साथ ही d और q के पहले 3 डेसिमल स्थान समान हैं, लेकिन फोर्थ स्थान पर d में 2 है जबकि q में 1 है, इसलिए q छोटा है d से। p और d की तुलना करने पर हम पाते हैं d छोटा है p से, इसलिए हम लिख सकते हैं q छोटा है d से, जो छोटा है p से।
इस तरह बच्चों रैशनल नंबर सी और इरैशनल नंबर डी पी और क्यू के बीच दो एक्सपेक्टेड नंबर्स हो सकते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 में हमें यह पता लगाना है कि स्क्वायर रूट 45 एक रैशनल नंबर है या इरैशनल नंबर। बच्चों स्क्वायर रूट 45 को स्क्वायर रूट ऑफ 9 इंटू 5 के बराबर भी लिख सकते हैं, जो बराबर है 3 स्क्वायर रूट 5। अब क्योंकि स्क्वायर रूट 45 एक प्रोडक्ट है रैशनल नंबर 3 और एक इरैशनल नंबर स्क्वायर रूट 5 का, और बच्चों हम थ्योरम नंबर 3 से जानते हैं कि एक नॉन जीरो रैशनल नंबर और एक इरैशनल नंबर का प्रोडक्ट एक इरैशनल नंबर होता है, इसलिए स्क्वायर रूट 45 एक इरैशनल नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 में हमें 4 और 5 के बीच एक रैशनल नंबर और एक इरैशनल नंबर ढूंढने हैं। बच्चों आइए पहले 4 और 5 के बीच एक इरैशनल नंबर ढूंढें। यदि p और q दो पॉजिटिव रैशनल नंबर्स हैं और p इंटू q किसी भी रैशनल नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो स्क्वायर रूट ऑफ p इंटू q p और q के बीच का एक इरैशनल नंबर होता है, अतः 4 और 5 के बीच का एक इरैशनल नंबर होगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू 5, जो बराबर है स्क्वायर रूट ऑफ 20, जो कि बराबर है टू स्क्वायर रूट 5। इस तरह टू स्क्वायर रूट 5 होगा 4 और 5 के बीच का एक इरैशनल नंबर। आइए बच्चों अब 4 और 5 के बीच का एक रैशनल नंबर ढूंढें। यदि p और q दो पॉजिटिव रैशनल नंबर्स हैं, तो p प्लस q डिवाइडेड बाई 2 p और q के बीच का एक रैशनल नंबर होता है, अतः 4 और 5 के बीच का एक रैशनल नंबर होगा 4 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2, जो बराबर है 9 डिवाइडेड बाई 2, जो कि बराबर है 4.5। इस तरह 4.5 होगा 4 और 5 के बीच का एक रैशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 27 में हमें यह दिखाना है कि स्क्वायर रूट 5 को नंबर लाइन पर किस प्रकार दर्शाया जा सकता है। बच्चों सबसे पहले आइए एक नंबर लाइन खींचे और उस पर शून्य को रिप्रेजेंट करने वाला एक पॉइंट O को अंकित करें। अब नंबर लाइन पर एक पॉइंट A इस प्रकार लीजिए कि OA बराबर 2 यूनिट्स हो जैसा कि दिखाया गया है, और पॉइंट A से एक परपेंडिकुलर AB बराबर 1 यूनिट ड्रॉ करें। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल AOB में हम पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करके समीकरण लिख सकते हैं। OB स्क्वायर बराबर OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर OA और AB की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करने पर हमें प्राप्त होता है OB स्क्वायर बराबर 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर बराबर 5। इसलिए OB की लंबाई बराबर होगी स्क्वायर रूट 5 यूनिट्स। अब एक कंपास का उपयोग करके पॉइंट O को केंद्र मानकर हम OB बराबर स्क्वायर रूट 5 यूनिट्स रेडियस का एक आर्क खींच सकते हैं, जो नंबर लाइन को चित्र में दिखाए अनुसार बिंदु D पर काटेगा। क्योंकि यहाँ OD बराबर OB बराबर स्क्वायर रूट 5 यूनिट्स है, तो इस तरह हम इरैशनल नंबर स्क्वायर रूट 5 को नंबर लाइन पर दर्शा सकते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 28 में हमें यह दिखाना है कि स्क्वायर रूट 18 को नंबर लाइन पर किस प्रकार दर्शाया जा सकता है। बच्चों 18 के निकटतम संख्या जो परफेक्ट स्क्वायर है वह 16 है, इसलिए पहले स्टेप में हम स्क्वायर रूट 17 की वैल्यू ज्ञात करेंगे, फिर दूसरे स्टेप में स्क्वायर रूट 18 की वैल्यू ज्ञात करेंगे। बच्चों सबसे पहले आइए एक नंबर लाइन खींचें और उस पर शून्य को रिप्रेजेंट करने वाला एक बिंदु O अंकित करें। अब नंबर लाइन पर एक पॉइंट A इस प्रकार लीजिए कि OA बराबर 4 यूनिट्स हो जैसा कि दिखाया गया है, और पॉइंट A से एक परपेंडिकुलर AB बराबर 1 यूनिट ड्रॉ करें। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल OAB पर हम पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करके इक्वेशन लिख सकते हैं। OB स्क्वायर बराबर OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर OA और AB की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करने पर हमें प्राप्त होता है OB स्क्वायर बराबर 4 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर बराबर 17। इसलिए OB की लंबाई बराबर होगी स्क्वायर रूट 17। अब पॉइंट B से एक परपेंडिकुलर BD बराबर 1 यूनिट ड्रॉ करें। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल OBD पर हम पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करके समीकरण लिख सकते हैं OD स्क्वायर बराबर OB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर OB और BD की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करने पर हमें प्राप्त होता है OD स्क्वायर बराबर 17 प्लस 1 स्क्वायर बराबर 18। इसलिए OD की लंबाई बराबर होगी स्क्वायर रूट 18। अब एक कंपास का उपयोग करके पॉइंट O को केंद्र मानकर OD बराबर स्क्वायर रूट 18 रेडियस का एक आर्क खींच सकते हैं, जो नंबर लाइन को चित्र में दिखाए अनुसार बिंदु E पर काटेगा। क्योंकि यहाँ OE बराबर OD बराबर स्क्वायर रूट 18 है, तो इस तरह हम इरैशनल नंबर स्क्वायर रूट 18 को नंबर लाइन पर दर्शा सकते हैं।
बच्चों क्वेश्चन नंबर 29 में हमें स्क्वायर रूट 2 से स्क्वायर रूट 12 तक के सभी पॉइंट से एक स्क्वायर रूट स्पाइरल बनाना है। बच्चों पहले आइए हम 1 यूनिट लेंथ के लाइन सेगमेंट OP1 से शुरुआत करें। फिर पॉइंट P1 से 1 यूनिट लेंथ की परपेंडिकुलर रेखा P1 P2 खींचे और पॉइंट्स OP2 को ज्वाइन करें। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल OP1 P2 में पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करके लिख सकते हैं। हाइपोटेन्यूज OP2 स्क्वायर बराबर OP1 स्क्वायर प्लस P1 P2 स्क्वायर। तो OP2 की लंबाई बराबर होगी स्क्वायर रूट ऑफ OP1 स्क्वायर प्लस P1 P2 स्क्वायर जो कि बराबर है स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब पॉइंट P2 से 1 यूनिट लेंथ की एक परपेंडिकुलर रेखा P2 P3 खींचे और पॉइंट्स OP3 को ज्वाइन करें। तो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार OP3 की लंबाई बराबर होगी स्क्वायर रूट ऑफ OP2 स्क्वायर प्लस P2 P3 स्क्वायर जो बराबर है स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 1 जो कि बराबर है स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब पॉइंट P3 से 1 यूनिट लेंथ की एक परपेंडिकुलर रेखा P3 P4 खींचे और पॉइंट्स OP4 को ज्वाइन करें। तो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार OP4 की लंबाई बराबर होगी स्क्वायर रूट ऑफ OP3 स्क्वायर प्लस P3 P4 स्क्वायर जो बराबर है स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1 जो कि बराबर है स्क्वायर रूट ऑफ 4 जो कि बराबर है 2। लेकिन बच्चों यूनिफॉर्मिटी के लिए इसे स्क्वायर रूट ऑफ 4 ही लिखेंगे। इसी तरह यहाँ हमने हाइपोटेन्यूज OP12 बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 12 तक रेखा खींची है और P1 P2 P3 P4 इसी तरह P12 तक के सभी पॉइंट्स को जोड़ने के बाद हम एक सुंदर स्क्वायर रूट स्पाइरल बना सकते हैं जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। बच्चों आप भी अभ्यास करने के लिए हाइपोटेन्यूज P20 बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 20 तक के पॉइंट्स ड्रॉ करके सभी पॉइंट्स जोड़ने के बाद एक और भी बड़ा स्क्वायर रूट स्पाइरल बना सकते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 30 में हमें सक्सेसिव मैग्निफिकेशन का उपयोग करके नंबर लाइन पर 3.765 को दर्शाना है। बच्चों डायग्राम में दिखाए अनुसार पहले स्टेप में हम संख्या 3 और 4 के बीच के स्केल को मैग्नीफाई करके 10 बराबर भागों में विभाजित करके उस पर पॉइंट्स 3.7 और 3.8 देख सकते हैं। बच्चों अगले स्टेप में डायग्राम में दिखाए अनुसार हम 3.7 और 3.8 के बीच के स्केल को और अधिक मैग्नीफाई करके 10 बराबर भागों में विभाजित करके उस पर 3.76 और 3.77 को देख सकते हैं। बच्चों अगले स्टेप में डायग्राम में दिखाए अनुसार हम 3.76 और 3.77 के बीच के स्केल को और अधिक मैग्नीफाई करके 10 बराबर भागों में विभाजित करके उस पर पॉइंट 3.765 को देख सकते हैं। बच्चों इस तरह सक्सेसिव मैग्निफिकेशन का उपयोग करके हम नंबर लाइन पर 3.765 को डायग्राम में दिखाए अनुसार दर्शा सकते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 31 में हमें सक्सेसिव मैग्निफिकेशन का उपयोग करके नंबर लाइन पर 4.26 के ऊपर बार को 4 डेसिमल स्थानों तक दर्शाना है। बच्चों 4.26 के ऊपर बार को 4 डेसिमल स्थानों तक लिख सकते हैं 4.26 to 6 के बराबर। बच्चों डायग्राम में दिखाए अनुसार पहले स्टेप में हम संख्या 4 और 5 के बीच के स्केल को मैग्नीफाई करके 10 बराबर भागों में विभाजित करके उस पर पॉइंट्स 4.2 और 4.3 देख सकते हैं। बच्चों अगले स्टेप में डायग्राम में दिखाए अनुसार हम 4.2 और 4.3 के बीच के स्केल को और अधिक मैग्नीफाई करके 10 बराबर भागों में विभाजित करके उस पर 4.26 और 4.27 को देख सकते हैं। बच्चों अगले स्टेप में डायग्राम में दिखाए अनुसार हम 4.26 और 4.27 के बीच के स्केल को और अधिक मैग्नीफाई करके 10 बराबर भागों में विभाजित करके उस पर पॉइंट 4.262 और 4.263 को देख सकते हैं। बच्चों अंतिम स्टेप में हम 4.262 और 4.263 के बीच के स्केल को और अधिक मैग्नीफाई करके 10 बराबर भागों में विभाजित करके उस पर 4.2626 को देख सकते हैं। बच्चों इस तरह सक्सेसिव मैग्निफिकेशन का उपयोग करके हम नंबर लाइन पर 4.2626 को डायग्राम में दिखाए अनुसार दर्शा सकते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 32 में हमें यह सिद्ध करना है कि स्क्वायर रूट 11 एक इरेशनल नंबर है। बच्चों शुरू में मान लेते हैं कि स्क्वायर रूट 11 एक रैशनल नंबर है, इसलिए स्क्वायर रूट 11 को P/Q रूप में लिखा जा सकता है, जहां P और Q को प्राइम नंबर्स हैं और Q 0 के बराबर नहीं है, तो हम लिख सकते हैं P/Q बराबर स्क्वायर रूट 11। अब इक्वेशन के दोनों साइड्स का स्क्वायर करने पर हम लिख सकते हैं P/Q स्क्वायर बराबर स्क्वायर रूट 11 का स्क्वायर जो कि बराबर है 11। इसलिए हम लिख सकते हैं P स्क्वायर बराबर होगा 11 इंटू Q स्क्वायर, जिसे हम लिख सकते हैं P स्क्वायर डिवाइडेड बाई 11 बराबर होगा Q स्क्वायर। इसे इक्वेशन नंबर 1 के रूप में लिखें। जैसा कि हम जानते हैं कि यदि K एक प्राइम नंबर और पॉजिटिव इंटीजर है और यदि यह P स्क्वायर को विभाजित करता है तो K P को भी विभाजित करेगा, इसलिए 11 P का एक फैक्टर होगा।
अब क्योंकि 11 p का एक फैक्टर है, इसलिए हम लिख सकते हैं कि p बराबर है 11 इंटू k, जहाँ k एक कांस्टेंट है। इक्वेशन 1 में p की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हम लिख सकते हैं 11 इंटू k स्क्वायर अपॉन 11 बराबर q स्क्वायर, इसलिए 11 k स्क्वायर बराबर q स्क्वायर, इसलिए k स्क्वायर बराबर होगा q स्क्वायर अपॉन 11। इसे इक्वेशन नंबर 2 के रूप में लिखें। बच्चों, इक्वेशन नंबर 2 से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि 11 p के साथ q का भी एक फैक्टर है, जो हमारी प्रारंभिक अजम्पशन का खंडन करता है कि p और q को प्राइम नंबर्स हैं और स्क्वायर रूट 11 एक रैशनल नंबर है। इसलिए बच्चों, स्क्वायर रूट 11 एक रैशनल नंबर नहीं अपितु एक इरैशनल नंबर है। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 33 में हमें यह सिद्ध करना है कि स्क्वायर रूट 23 एक इरैशनल नंबर है। बच्चों, शुरू में मान लेते हैं कि स्क्वायर रूट 23 एक रैशनल नंबर है, इसलिए स्क्वायर रूट 23 को p अपॉन q रूप में लिखा जा सकता है, जहां p और q को प्राइम नंबर्स हैं और q 0 के बराबर नहीं है, तो हम लिख सकते हैं p अपॉन q बराबर स्क्वायर रूट 23। अब इक्वेशन के दोनों साइड्स का स्क्वायर करने पर हम लिख सकते हैं p अपॉन q स्क्वायर बराबर है स्क्वायर रूट 23 का स्क्वायर, जो कि बराबर है 23। इसलिए हम लिख सकते हैं p स्क्वायर बराबर होगा 23 इंटू q स्क्वायर, जिसे हम लिख सकते हैं p स्क्वायर डिवाइडेड बाई 23 बराबर होगा q स्क्वायर। इसे इक्वेशन नंबर 1 लिखें। जैसा कि हम जानते हैं कि यदि k एक प्राइम नंबर और पॉजिटिव इंटीजर है और यदि यह p स्क्वायर को विभाजित करता है तो k p को भी विभाजित करेगा, इसलिए 23 p का एक फैक्टर होगा। अब क्योंकि 23 p का एक फैक्टर है, इसलिए हम लिख सकते हैं कि p बराबर होगा 23 इंटू k, जहाँ k एक कांस्टेंट है। इक्वेशन 1 में p की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हम लिख सकते हैं 23 इंटू k स्क्वायर अपॉन 23 बराबर q स्क्वायर, इसलिए 23 k स्क्वायर बराबर है q स्क्वायर, इसलिए k स्क्वायर बराबर होगा q स्क्वायर अपॉन 23। इसे इक्वेशन नंबर 2 लिखें। इक्वेशन नंबर 2 से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि 23 p के साथ q का भी एक फैक्टर है, जो हमारी प्रारंभिक अजम्पशन का खंडन करता है कि p और q को प्राइम नंबर्स हैं और स्क्वायर रूट 23 एक रैशनल नंबर है। इसलिए बच्चों, स्क्वायर रूट 23 एक रैशनल नंबर नहीं अपितु एक इरैशनल नंबर है। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 34 में हमें स्क्वायर रूट 8.5 को नंबर लाइन पर दर्शाना है। बच्चों, आइए सबसे पहले नंबर लाइन पर AD बराबर 8.5 यूनिट्स लेंथ की एक रेखा ड्रॉ करें। अब इस रेखा को 1 यूनिट बढ़ाकर पॉइंट C तक लेकर जाएं, तो लाइन सेगमेंट AC की लंबाई बराबर होगी 9.5 यूनिट्स। अब इस रेखा AC का सेंटर पॉइंट O खोजें और O को सेंटर पॉइंट लेकर नंबर लाइन पर A से C तक एक सेमी सर्कल ड्रॉ करें। इसके बाद पॉइंट D से एक परपेंडिकुलर रेखा ड्रॉ करें, जो सेमी सर्कल को पॉइंट B पर काटता हो। सेमी सर्कल का रेडियस OB बराबर है OC, जो बराबर होगा 9.5 डिवाइडेड बाई 2, जो कि बराबर है 4.75 यूनिट्स, और OD बराबर होगा OC माइनस DC, जो बराबर है 4.75 माइनस 1, जो कि बराबर है 3.75। अब क्योंकि ट्रायंगल ODB एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इस ट्रायंगल ODB पर पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग करके लिख सकते हैं BD स्क्वायर बराबर होगा OB स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर, जो बराबर है 4.75 स्क्वायर माइनस 3.75 स्क्वायर, जो कि बराबर है 8.5। इसलिए BD की वैल्यू बराबर स्क्वायर रूट 8.5 प्राप्त होती है। अब D को सेंटर पॉइंट लेकर नंबर लाइन पर पॉइंट B से पॉइंट E तक BD बराबर स्क्वायर रूट 8.5 रेडियस का आर्क खींच सकते हैं, क्योंकि DE बराबर है BD, जो स्क्वायर रूट 8.5 के बराबर है। बच्चों, इस तरह हम स्क्वायर रूट 8.5 को नंबर लाइन पर दर्शा सकते हैं। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 35 में हमें स्क्वायर रूट 9.3 को नंबर लाइन पर दर्शाना है। बच्चों, आइए सबसे पहले नंबर लाइन पर AD बराबर 9.3 यूनिट्स लेंथ की एक रेखा ड्रॉ करें। अब इस रेखा को 1 यूनिट बढ़ाकर पॉइंट C तक लेकर जाए, तो लाइन सेगमेंट AC की लंबाई बराबर होगी 10.3 यूनिट्स। अब इस रेखा AC का सेंटर पॉइंट O ढूंढें और O को सेंटर पॉइंट लेकर नंबर लाइन पर A से C तक एक सेमी सर्कल ड्रॉ करें। इसके बाद पॉइंट D से एक परपेंडिकुलर रेखा ड्रॉ करें, जो सेमी सर्कल को पॉइंट B पर काटता हो। सेमी सर्कल का रेडियस OB बराबर है OC, जो बराबर है 10.3 डिवाइडेड बाई 2, जो कि बराबर है 5.15, और OD बराबर है OC माइनस DC, जो बराबर है 5.15 माइनस 1, जो कि बराबर है 4.15।
अब क्योंकि ट्रायंगल ODB एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इस ट्रायंगल ODB पर पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग करके लिख सकते हैं। BD स्क्वायर बराबर होगा OB स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर, जो बराबर है 5.15 स्क्वायर माइनस 4.15 स्क्वायर, जो कि बराबर है 9.3। इसलिए BD की वैल्यू बराबर स्क्वायर रूट 9.3 प्राप्त होती है। अब D को सेंटर पॉइंट लेकर नंबर लाइन पर पॉइंट B से पॉइंट E तक BD बराबर स्क्वायर रूट 9.3 रेडियस का आर्क खींच सकते हैं, क्योंकि DE बराबर है BD, जो स्क्वायर रूट 9.3 के बराबर है। बच्चों, इस तरह हम स्क्वायर रूट 9.3 को नंबर लाइन पर दर्शा सकते हैं। प्यारे बच्चों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। हमें आशा है कि इस वीडियो ने नंबर सिस्टम विषय पर आपके सभी डाउट्स दूर कर दिए होंगे। बच्चों, हमें विश्वास है कि यदि आपने इस वीडियो को पूर्ण एकाग्रता, फुल कंसंट्रेशन के साथ देखा और समझा होगा और इस वीडियो में दिए गए सभी एग्जाम्पल्स को अपने आप से सॉल्व करके प्रैक्टिस भी की होगी, तो आप निश्चित रूप से नंबर सिस्टम पर आधारित किसी भी टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने से नहीं डरेंगे और आसानी से इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे और परीक्षाओं में अच्छे अंक भी प्राप्त करेंगे, जिससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। यदि आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल आर्यभट्ट एकेडमी वडोदरा में आए हैं, तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल सके। यदि आप किसी टॉपिक पर स्पष्टीकरण चाहते हैं या आप चाहते हैं कि हम किसी अन्य विषय पर वीडियो बनाएं, तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। तो बच्चों, आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक स्टे फिट एंड हेल्दी, बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ और हेल्दी बॉडी हैज हेल्दी माइंड।